अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे वेबिनार का सीरीज़ नंबर 4 है। ग्रुप 4 है, उर्दू हिंदी ग्रुप है हमारे पास। हमने अभी सुबह से कंटिन्यूसली 3 वेबिनार हम कर चुके हैं सेम टॉपिक के ऊपर। उनमें से 2 हमारे इंग्लिश वर्जन या इंजीनियरिंग वर्जन में थे और हमारे 2 हमने स्केड्यूल किए हैं आज के लिए उर्दू और हिंदी के अंदर। ये सेकंड वेबिनार है। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया, आप सब लोग हमें अपना कीमती वक्त दे रहे हैं और अटेंशन दे रहे हैं। इस वेबिनार को करने का मकसद शायद एक ही है कि हम आपको जो हमने महसूस किया है, ये प्रैक्टिस जो आजकल आफ्टर कोरोना, तो ये काफ़ी ज़्यादा पीक पे गई है प्रैक्टिस। काफ़ी यूटिलिटीज़ ने, प्लांट्स ने इसको एक्सेप्ट किया है, एडॉप्ट किया है और इससे पहले भी करते रहे। लेकिन अब इसका रेंज जो है वो बढ़ता जा रहा है। वो इंजीनियर जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर है या वो प्लांट इंजीनियर जो अपने अपने प्लांट को बेहतरीन तरीके से रन करना चाहते हैं, जो विद रिस्पेक्ट टू डेटा अपने तमाम डिसीजन बना करना चाहते हैं, और डेटा भी वो जो कि किसी वैलिड पॉइंट से आया हो या वैलिड स्टैंडर्ड से आया हो, उसके लिए बेहतरीन है वेबिनार। हमने इसका नाम स्मार्ट मेंटेनेंस प्रैक्टिस रखा है और उसके अंदर थर्मोग्राफी की एक टर्म यूज़ की है, आईआर थर्मोग्राफी, इंफ्रारेड थर्मोग्राफी। मेरा नाम काजी अरसलान अहमद है। बाकी मेरे बारे में जान लीजिएगा, लिंक्डइन के ऊपर मेरी प्रोफाइल मौजूद है। शुरू करने से पहले हम बता दें, हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, और ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट वर्जन है हमारी डिटेल ट्रेनिंग का। हमारी 3 डेज़ की ट्रेनिंग अवेलेबल है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो इसके बाद, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। हम वो ट्रेनिंग मुकम्मल तौर पर प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर हम आपको बताते हैं क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि इस वेबिनार में मुख्तसर वक्त की वजह से हम आपको सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स बता सकेंगे जो हमें एलोकेट हुआ है। सबसे पहले सेफ्टी ब्रीफिंग है। हम लोग ये जितना भी वर्किंग कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो है ये ऑनलाइन मीडियम पे हो रहा है। ऑनलाइन मीडियम में आप अपना लैपटॉप या पीसी या मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। सबसे बड़ा हैज़र्ड यहाँ पर ड्यू टू प्लग इन ऑफ द पीसी और कंटिन्यूस चार्जिंग ऑफ योर लैपटॉप और मोबाइल डिवाइसेस हो सकता है। तो हो सकता है इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड, शॉर्ट सर्किट हैज़र्ड। इस केस के अंदर हम पहले भी बताते हैं, याद रखें आपको क्रॉल करते हुए बाहर जाना है। मेजर अफेक्टी जो होते हैं इस तरह के हैज़र्ड्स के, वो ड्यू टू बर्न नहीं, ड्यू टू चॉकिंग कैजुअल्टी का शिकार होते हैं। बाहर जाना है, बाहर वालों को मना करना है अंदर आने से, आवाज़ मदद मांगनी है, हेल्प की, ताकि बाहर वाले मदद की भी इस तरह मांगनी है कि बाहर वाले तैयार रहें आपको फर्स्ट एड देने के लिए, ताकि वो अंदर आ जाए और उनको भी फर्स्ट एड देनी पड़े आप लोगों को। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मशीन मैन इंटरफेस हो रहा है यहाँ पे। मुसलसल हम रास्ते में मशीन के जरिए, तो आँखों में और बैक साइड में पेन हो सकता है। कोशिश करें आँखों की पोजीशन हर 15 मिनट के बाद और बॉडी पोस्चर को 15 मिनट बाद डिफरेंट पोजीशन पे लेके जाएं, ताकि ये 2 मसाइल आपको ना हो। इसके अलावा कई मसाइल होते हैं जो मेरी नज़र में मैंने नहीं देखे हैं, पढ़ा है, लेकिन 2 ये फील की है मैंने। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, कोरोना एक हकीकत है, इसकी वैक्सीनेशन है, ताकि दोबारा हम नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सकें। अपनी अपनी रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट्स के जो भी इंस्ट्रक्शन है, कोरोना इंस्ट्रक्शन, उनको फॉलो करें। वैक्सीनेशन है, मैंने खुद 2 डोज ली हुई है, इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ, सही ना, ताकि हम मुकम्मल तौर पर नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ सकें। कंटेंट आपके सामने है हमारे वेबिनार का, मैं इसको बताने के बजाय शुरू करता हूँ। सेशन मुकम्मल तौर पे ओपन है, जो सवाल करने चाहें आप कर सकते हैं। हमारी तरफ से ओपन है ये सब कुछ, आप जो भी सवाल करना चाहेंगे आप हमसे कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा, जैसे यहाँ पर ही सेशन के अंदर ही काफ़ी लोग इंजीनियर्स हमारे पास आ चुके हैं, तो बस कोशिश कीजिएगा कि सवालात मुख्तसर हों और टू द पॉइंट हों, और हर कैंडिडेट अगर 1 या 2 क्वेश्चन करे तो अपने तक लिमिट रखे, तो 1 या 2 क्वेश्चन को तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। हम एलोकेटेड टाइम के अंदर अपना सेशन भी ख़त्म कर देंगे। और बाकी ये रही कि अगर आपको भी कोई सवाल करने हैं, हमारी ईमेल आईडी हम दे देंगे, आप उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आमतौर पर मेरे लिंक्डइन पेज के ऊपर मौजूद है, हमारी कंपनी लिंक्डइन पेज के ऊपर मौजूद है, तो वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन एज़ पर दी कंटेंट ऑफ वेबिनार है वो मैं आपको दे दूँगा, और अगर मज़ीद इस तरह डिटेल आप काम करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस। बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, मेंटेनेंस इंजीनियर
इंजीनियर्स के लिए, और या उन इंजीनियर्स के लिए जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। अफोर्डेबल है, इनिशियल लिटिल बिट कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, और खासतौर पे कोरोना एज में तो बहुत ज़्यादा हाई है। तो एजिंग ऑफ जो पावर प्लांट का कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। तो अच्छे, यानी आप में से जो इंजीनियर चाहते हैं इस फील्ड में ग्रो करना, यकीन रखें इस फील्ड का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है और बहुत काम है इसके अंदर। इसके अंदर काइंडली अपनी नॉलेज इन्वेस्टमेंट करें, और अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस फील्ड में वाकई बहुत ज़्यादा काम है, ये मैंने फील किया है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई है आपके लिए भी और क्लाइंट के लिए भी। अच्छा, ये बात याद रखें, आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज बेहतरीन, अच्छी जगह, बेहतरीन, ज़बरदस्त, अच्छी है, बेहतरीन है, लेकिन क्लाइंट को टेक्निकल एक्सपर्टीज वगैरह से सेकेंडरी हो जाती है, उसके लिए पहले इकोनॉमिकल एक्सपर्टीज होती है। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो टूल है वो बेहतरीन है, उसके ज़रिए आप कन्विंस कर सकते हैं क्लाइंट को एक पोटेंशियल क्लाइंट बनने में। ट्रेडिशनली तो हम जानते हैं कि हमारे पास सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस जो होती है वो होती है मेंटेनेंस के अंदर, क्योंकि हम अगर इसको डिवाइड करें, लेकिन ये तीसरी जो प्रैक्टिस आई है ना, ये प्रैक्टिस आई है कुछ टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। पहले हमारे पास क्या होता था, हम स्केड्यूल करते थे भाई हर साल के एंड के अंदर, अभी भी यही होता है, हर साल के एंड के अंदर हमें अपना पूरा प्लांट या यूटिलिटी के पर्टिकुलर एरियाज़ को डेड करना है। जैसे विंटर सीजन बेस्ट होता है, उसके अंदर हमने ग्रिड के मुख्तलिफ सेक्शंस को, सब स्टेशंस को, ट्रांसफार्मर्स को, कंडक्टर्स को, रेड लाइन्स को, केबल्स को हम मेंटेन करते हैं। हमने एक ईआरडी बनाया हुआ है। फिर दूसरा एक हमारे पास आता है, जब फॉल्ट आता है तो हम करेक्टिव मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, और ये किसी भी वक्त आ सकता है, और ये आमतौर पे यूजुअल बात है। तीसरी चीज़ जो होती है ना, जो अब ज़्यादा यानी रूट पा रही है, हल्के हल्के लोग इसकी तरफ काम कर रहे हैं और इसको हल्के हल्के सिस्टम में लाया जा रहा है, वो है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। लेकिन प्रिडिक्ट किस बेस के ऊपर किया जाए? जैसे मैं रिलायबिलिटी एनालिसिस करूँगा तो किस बेस पर रिलायबिलिटी एनालिसिस करूँगा? ये दोनों स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी, बेस तो वही है ना, डेटा। तो वो डेटा कौन सा है? अब डेटा भी ऐसा होना चाहिए जो यूजफुल हो। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए डेटा यूजफुल होता है ना, तो करेक्टिव मेंटेनेंस 90% तक कम हो जाती है, 90 to 95% तक कम हो जाती है। ज़रा सोचें, अगर आप क्लाइंट को बताएंगे कि यार मैं आपके जो लॉसेस हैं ड्यू टू ब्लैकआउट और ये सब चीज़ें 90 to 95% तक कम कर सकता हूँ अपनी इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो आप वो काम क्यों नहीं देगा? स्केड्यूल्ड या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसको जारी रहना चाहिए। लेकिन अगेन ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर बिला, हम बगैर किसी वजह के ऐसे इक्विपमेंट की मेंटेनेंस क्यों करें जिन जहाँ पे मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है? इस तरह हम वहाँ पे भी कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। तो ये सब कुछ होगा किसी न किसी डेटा की बेस के ऊपर। थर्मोग्राफी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है आपको जो ये डेटा दे रही होती है, यूजफुल डेटा दे रही होती है। आमतौर पे इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़, जो सबसे बेहतरीन चीज़ इसके अंदर मुझे लगी है, इसके अंदर मैन पावर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रिसोर्सेज के अंदर मेजर रिसोर्सेज आपका कैमरा होता है, और कैमरा भी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मौजूद है। बहुत अच्छे कैमराज मौजूद हैं, फ्लूक के मौजूद हैं, फ्लेयर के मौजूद हैं, और भी दूसरी कंपनी, चाइनीज़ कंपनीज भी ला रही हैं। एज़ पर दी स्टैंडर्ड्स वो अपने कैमरा लेके आ रही हैं, उनकी मदद से एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, एक अच्छा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो सकता है। तो वन टाइम डेटा मिल जाता है, और उस डेटा को प्रोसेस करते रहते हैं, और प्रोसेस करके बेहतरीन प्रोडक्टिव मेंटेनेंस करते हैं। क्या आपको ये मालूम हो जाता है इस ट्रांसफार्मर की के अंदर एक हॉट स्पॉट आया हुआ है, और ये जो ट्रांसफार्मर चल रहा है ये कभी भी फेल हो सकता है? तो क्या बेहतर है कि आप फ़ौरन शटडाउन दे के उस ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी हॉट स्पॉट जहाँ पर आ रहा है, अगर कनेक्शन पॉइंट के अंदर लूजिंग पॉइंट हो रहा है या उसका कोई और इशू हो रहा है, आप फ़ौरन उसको रिपेयर कर दें। उसके नतीजे में क्या होता है, ट्रांसफार्मर सेफ भी हो जाता है, आपका पैसा भी बचता है, पैसा दो मायने में बचता है। तो खुदा न खास्ता अगर ट्रांसफार्मर फॉल्टी हो जाता है तो पूरा का पूरा आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट या इंजीनियरिंग कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। और सेकेंड, अगर ब्लैकआउट हो जाता है तो जितने अरसे तक वो ब्लैकआउट रहा उसकी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। फिर डिपेंड भी करता है, अगर डोमेस्टिक कंज्यूमर है तो वहाँ पर आपको मालूम है ड्यू टू द कल्चर, नॉट ड्यू टू द कल्चर हम ये कह सकते हैं, वो तो कोई भी इंसान जो है जो 8-8 9-9 घंटे तक वो ट्रांसफार्मर इतने आराम से रिप्लेस नहीं होता है, उसका टाइम कंज्यूम अलग हो रहा होता है, डेड अलग पड़ा हुआ होता है। 8-8 9-9 घंटे तक अगर लोड शेडिंग होती है तो एरिया जो होता है इंटेंस हो जाता है, वहाँ पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं।
वो सारे फैक्टर्स पे काबू पा सकते हैं अगर आप बेहतरीन प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कर रहे हैं। अब बेहतरीन प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस अगेन मैं वही बोलूँगा, डेटा के ऊपर डिपेंडेंट। ये आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस की तो होती है, अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर क्या होता है सॉरी, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एक प्रैक्टिस है, सही है ना। हम इसको प्रमोट कर रहे हैं इस वेबिनार के थ्रू भी, और हम इसको रेकमेंड कर रहे हैं तमाम यूटिलिटीज और प्लांट को। ये सबके लिए सिमिलर है। आप ये जो अभी कोरोना एज के अंदर मुख्तलिफ मॉल्स वगैरह में जाते हैं, ये आपके जो टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है। ये सब कुछ आपका प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि यार आपका टेम्परेचर ये है, सही है, इट्स ओके, ये बंदा जा सकता है। वो आपको चेक कर रहे हैं। इसी तरीके से इक्विपमेंट का भी आप टेम्परेचर चेक कर रहे होते हैं। इस तरीके से चेक कर रहे होते हैं, वो हम आपको आगे जाके बताएंगे। और इसके अंदर हमने 3 इमेजेस भी दिए हैं, उन इमेजेस को भी आपके सामने रखेंगे। मैंने ये नहीं कहा है कि करेक्टिव, हाँ, अच्छा सही है, मेरी बात भी तो, हाँ, हाँ, मैंने ये नहीं कहा है कि करेक्टिव मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बिल्कुल जीरो हो जाएगी, करेक्टिव मेंटेनेंस रहती है। आप कोई भी चीज़ को 100% या 0% इस तरह से नहीं कर सकते, वो इन बिटवीन द परसेंटेज रहती है। आपको परसेंटेज स्टैंडर्ड डेविएशन याद रखनी चाहिए। हम ये बोल रहे हैं, हमने एक थ्योरी दी, हमने कुछ केस स्टडीज जो कि हम अपने डिटेल कोर्स के अंदर पढ़ाते भी हैं उन केस स्टडीज़ को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन की ऐसे हम बता नहीं सकते। लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको वो केस स्टडीज शेयर कर दूंगा। उसके अंदर पाया ही गया कि 90 टू 95% तक एक पर्टिकुलर एरिया में पिछले साल के मुकाबले में जो शॉर्टेज थी ड्यू टू करेक्टिव मेंटेनेंस वो रिड्यूस हो। यस। और फिर वो इन टर्म्स ऑफ मनी आप उसको एलोबरेट कर रहे होते हैं। पैसा पैसा ही एट द एंड ऑफ द डे बता रहा होता है कि यार मैंने कितना बचा। बल्कि कई इंडस्ट्री के अंदर एक IEEE के पेपर के मुताबिक आप मशीन की कॉस्ट से ज़्यादा मशीन की रिपेयरिंग कॉस्ट पे कर रहे होते हैं। अब वो रिपेयरिंग, अब ये कैसे होता होगा, खुद सोचें। कैसे होता होगा जब आपका डेटा नहीं है, एक मशीन मुसलसल ओवरलोडेड चल रही है, थर्मल का अपने डैमेज कर को पार कर गई है, आपकी प्रोटेक्शन रिलेज उसके मुताबिक सेट नहीं हुई है, ओवरलोडिंग रिलेज उसके मुताबिक सेट नहीं हुई है, आप कोई सेंसर नहीं रख रहे हैं वहाँ पर, आप डेटा को ओकेजनल चेक कर रहे हैं, मैनुअल चेक कर रहे हैं, ऑटोमेटिक चेक कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन उसके उस डेटा की बेस के बावजूद आप है ना प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे। नतीजतन मशीन या तो दो ही मेंटेनेंस साइकिल में जा रही है, या तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस साइकिल में जा रही है, अगर वो अपने डैमेज करके इनर्शिया के अंदर अंदर वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के साइकिल में चलेगी, बेस्ट है। लेकिन अगर लेट सब आप खुद सपोज करें उसको दिसंबर में होना था और वो नवंबर में जल गई, वाइंडिंग जल गई, क्यों जल गई, करेक्टिव मेंटेनेंस में क्यों आ गई, क्योंकि आप उसको कोई कोई आपका टूल नहीं था जिसकी जो फॉल्ट इंसेप्शन को मेजर कर सके। तो थर्मोग्राफी के जरिए आप ये फॉल्ट इंसेप्शन भी देख सकते हैं। जी जी। अच्छा अच्छा, सही है, आप अपने प्लांट की डिटेल मुझे बता दीजिएगा साइट के अंदर। जैसे मैंने बताया है कि ना मेरे पास लिमिटेशन है, मैं आपके केस के अंदर आपसे डिस्कशन कर लूँगा, लेकिन आफ्टर द वेबिनार। जी, आप अपना नाम लिखवा दीजिएगा हमारे मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर को, अपनी ईमेल आईडी दे दें, हम आपसे बात कर लेंगे। क्योंकि इस दरमियान अगर हम आपसे बात करेंगे ना तो हम अपना वेबिनार कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जी। अच्छा जी, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यानी मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, हम सिंपल समझ के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रैक्टिस क्या है, जो हमने साल या 6 महीने या 3 महीने जो भी हमने स्केड्यूल की हुई है, उसके अंदर हम जाके अपना जो भी टाइटनिंग वाइटनिंग कर रहे हैं, अपनी टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, कमीशनिंग कर रहे हैं, या कोई नई इक्विपमेंट डाल रहे हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस कब होगी, जब फॉल्ट आएगा या कोई हम नया इक्विपमेंट ऐड कर रहे होंगे या नया स्पेयर फीचर ऐड कर रहे होंगे, ये सब कुछ हो रहा होगा। और तीसरी जो हम नई यानी जो टेक्नोलॉजी आजकल उरूज पर है वो प्रेडिक्टिव है, यानी किसी डेटा की बेस के ऊपर हम इंतजार ना करें कि यार अब हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मोटर या ट्रांसफार्मर या केबल या ओवर लाइन को जा या रिएक्टर को या कैपेसिटर को जाके मेंटेन कर रहे हैं, हम उस डेटा की बेस के बाद फौरन ही एक्शन दे रहे हैं। वो डेटा हमें बता दे कि यार इसके अंदर रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो वो डेटा कहीं से भी हासिल किया जा सकता है। इस वेबिनार के अंदर वो डेटा सर्कल अराउंड करेगा थर्मोग्राफी टेक्निक के ऊपर। तो थर्मोग्राफी होती क्या है, वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन मौजूद है, मैं भी बुकिश
किताबें वाली डेफिनेशन बता दूँ, लेकिन मैं थर्मोग्राफी एक्चुअली दो कॉम्बिनेशन है, थर्मो यानी हीट, ग्राफ यानी फिगर। आप हीट की फिगरिंग कर रहे होते हैं, हीट की इमेज, जो भी इमेज होता है उसको आप किसी भी 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल के ऊपर प्लॉट कर रहे होते हैं। और आमतौर पे थर्मोग्राफी जो होती है वो, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्यों हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी आपस में रिलेट होती है डायरेक्टली, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर से इमिट होने वाली हीट एनर्जी का यानी ग्राफ बना रहे होते हैं। वो हीट एनर्जी की हम लोग देख रहे होते हैं कि उसकी शिद्दत कितनी है और किस शिद्दत के ऊपर, और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ मेथड यूज़ करते हैं उस हीट इमेज को पढ़ने के लिए। थर्मोग्राफी में हमारे पास जो इमेज आता है ना उसे हम थर्मोग्राम कहते हैं। तो इसके नाम से जाहिर हो रहा है, थर्मो यानी हीट, ग्राम यानी वेट। हम उस हीट के को वेट कर रहे होते हैं, यानी उसका वजन कर रहे होते हैं। और आमतौर पे किस तरीके से कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वो तो मैं आगे जाके बताऊंगा। मैं यहाँ पे कंपैरिजन एनालिसिस यूज़ करूँगा, ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी मुझे लगी, मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में भी वो यूज़ करता हूँ और बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। अच्छा, मैं थर्मोग्राफी के लिए आप सबको सजेस्ट करूँगा कि हमेशा क्लाइंट से ना डेटा सॉरी लाइन लोडिंग भी मांगा करें, सिस्टम लोडिंग भी मांगे, वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। या अगर सेम लाइन है तो उसकी कंपैरिजन जब करें ना, 2 पॉइंट्स जो लें आप, लेट सपोज 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए एक लाइन पर, तो दोनों ट्रांसफार्मर्स का भी आपस में कंपैरिजन करें, सिर्फ इन एंड आउट का नहीं करना है जैसे आगे जाके मैं करूँगा, लेकिन दोनों ट्रांसफार्मर के का भी आपस में कंपैरिजन करना है। जी, सही है। प्लांट प्लांट के अंदर भी एनालिस जो आपस में जनरेटर सिंक हुए हैं उनका भी इस तरीके से आप करें, वो सबसे बेहतर है। सेफ डिस्टेंस में भी आगे जाके आपको बताता हूँ, जैसे मैंने थर्मोग्राम बताया ना, जो चीज़ मुझे बेहतर लगेगी, यानी जो मैं आपको डाइजेस्ट करा सकूँ, मैं हल्के हल्के बताता जाऊँ। सेफ डिस्टेंस वैसे होता है कम से कम है ना 8 फीट होता है, लेकिन अगेन ये एक जनरल, हाँ मेरी बात तो सुने, ये एक जनरल जनरल बात कर दी गई, लेकिन अगेन याद रखें किसी भी इक्विपमेंट का, लाइफ लाइन इक्विपमेंट का, क्योंकि ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी में आपको कोई सिस्टम डेड करने की जरूरत नहीं है, लाइव होता है सिस्टम, उसके अंदर आप काम कर रहे होते हैं। हाँ, तो आप किसकी बेस पर डिफाइन करेंगे, आप खुद सोचें, आप किसी भी इक्विपमेंट से कितना दूर रह सकते हैं वो लाइव हो, अगर वो डिफाइन होता है उसकी आर्क फ्लैश के ऊपर। सही है ना, आप आर्क फ्लैश स्टडी करवाते हैं और उसके अंदर आप इक्विपमेंट के ऊपर लिखते हैं आपकी रिस्ट्रिक्टेड क्या है, लिमिटेड क्या है, ये सारी बाउंड्रीज डिफाइन हुई भी होती हैं। वो मुख्तलिफ दूसरे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन लाइव लाइन के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास ये बाउंड्रीज डिफाइन होनी चाहिए, एल्स आपके पास परफेक्ट लाइव लाइन इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए जिसकी बेस के ऊपर आप ये काम कर रहे हो। तो हमने जो है इस आर्क फ्लैश बाउंड्रीज को डिफाइन रखते हुए, सामने रखते हुए अपना डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, दैट इज सेफ डिस्टेंस। सिस्टम को पहले स्टडी करें अच्छी तरीके से, फिर जाके आप साइड के ऊपर निकलें और ये सारा काम करें। प्लांट के अंदर भी यही होता है, ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, जब फोकस हो गया तो बगैर किसी वजह के उसके रोटर के अंदर घुसने की जरूरत क्या है, रोटर पे बैठ के थोड़ी तस्वीर लेनी है हमें, रोटर से दूर रहें, जनरेटर से दूर रहें, जो भी है, और उसके स्नैप्स लें। ज़्यादातर जो कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं ना उनके स्नैप्स लिए जाते हैं, कि कुछ बहुत बहुत सारी चीज़ें, हम वाइंडिंग का, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का कैसे लेंगे, उसकी बॉडी से रिफ्लेक्ट हो रहा होगी ना उसकी, उसी से ले रहे होंगे, जैसे जनरेटर के रोटर की कैसे लेंगे, उसकी बॉडी से रिफ्लेक्ट हो रहा होगा ना उसका जो भी थर्मोडायनेमिक मैकेनिज्म है। जी, सेफ डिस्टेंस अगेन अगर आप लिखना चाहें तो उसको लिखनी है, डिपेंड करता है आर्क फ्लैश बाउंड्री के अंदर। लेकिन आजकल इतने बेहतरीन कैमराज और इमेजर्स आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो थर्मल इमेजर्स होते हैं। सही है ना, इतने बेहतरीन आ गए हैं कि वो आपको फोकस दे देते हैं। जी जी, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कुछ कैमराज, लेकिन आफ्टर वेबिनार, क्योंकि अगेन मैंने बताया कि हमें यहाँ पर इस वेबिनार के अंदर किसी भी किस्म के कैमरा को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तमाम कैमरा हमने जो यूज़ किया है वो हम आपको रिकमेंड कर देते हैं, हमने यूज़ किया है, उसका हमें रिजल्ट अच्छा मिला, लेकिन बाकी कंपनीज के हमने यूज़ नहीं किए तो हम ये नहीं बोल सकते कि ना वो बुरे हैं।
एज पर स्टैंडर्ड है तो एप्लीकेबल है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको अपना बजट भी देखना पड़ेगा और रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ेगी एरिया की। एरिया में शायद वो रिक्वायरमेंट ना हो जो कि उस कैमरा में ऑफर की जा रही हो, तो आप उसके कार्ड्स कम करा सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट कम करा सकते हैं, ताकि आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट मॉडरेट हो, लग्जूरियस ना हो। आपके एरिया के अंदर जो डिमांड नहीं है वो लग्जूरियस है, उनके एरिया के अंदर वो डिमांड है तो वो लग्जूरियस नहीं है, वो नीड है। जी 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 जी। तो ऐसा है, ये सारा का सारा थर्मोग्राफी सिंपल स्टडी होती है हीट की, हीट इमेज की स्टडी होती है, और आमतौर पे हीट इमिट हो रही होती है किसी भी मेटेलिक सरफेस से। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम मेटेलिक सरफेस यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आगे जाके इमिसिविटी का भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी हमें देखना है ज़रा आगे जाके। ये थर्मल इमेजर्स हैं, यहाँ पर हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर है, लेकिन कैमराज भी मौजूद होते हैं। आप आराम से, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो इक्विपमेंट होता है जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है। कुछ इक्विपमेंट स्किल्ड इक्विपमेंट होते हैं ना, तो उनके ना आपको डोर वगैरह खोलने पड़ते हैं, ये डोर खोलने के लिए आपको अप्रूव्ड इंजीनियर चाहिए होते हैं। तो ये अप्रूव्ड इंजीनियर आमतौर पे यूटिलिटीज़ के होते हैं, जैसे लेट सपोज आप एक कंसल्टेंट हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं और काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये डोर ओपन का आप नहीं कर सकते। आप तो सेफ डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, सही है ना, जो आपका सेफ डिस्टेंस है वो मेंटेन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, वो जाके यहाँ पे ये शट डाउन अरेंजमेंट भी नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ डोर ओपनिंग होती है। डोर ओपनिंग कर देते हैं ब्रेकर के या मुख्तलिफ कंसील्ड आइटम्स के, और उनका आप ये कंसील्ड आइटम जब एक्सपोज हो जाता है ना, एक्सपोज आइटम जो होता है वो टारगेट होता है आपका, आपके कैमरे का या इमेजर का, और फिर इस तरह की पिक्चर आ जाती है, इस पिक्चर को आप थर्मोग्राम करें। ये थर्मोग्राम लेके सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस थर्मोग्राम को एनालाइज करना। ये ऐसे सही है, क्लाइंट इस बात को नहीं समझेगा, इवन कई इंजीनियर इस बात को नहीं समझते जब तक कि इसको इंटरप्रेट ना करें, इसको डिफाइन करना पड़ता है ए टू जेड। वो काम होता है थर्मोग्राफी इंजीनियर का या प्रोजेक्ट मैनेजर का। फील्ड पे आप एक अच्छा ऑपरेटर भेजें, जिस ऑपरेटर को नॉलेज हो कि कौन से, कहीं पता चला वो बंद दरवाजे की तस्वीर खींच के लिया, आप क्या करेंगे? बंद दरवाजे में रिफ्लेक्शन आ रही होगी, हीट आ रही होगी, लेकिन वो एक्चुअल रिफ्लेक्शन नहीं, ओवर हेड टाइम के लिए तो उसके लिए आसान है, वो आराम से कर सकता है, फोकस कर सकता है, लेकिन कंसील आइटम की कैसे वो आपको पिक्चर देगा? जनरेटर के अंदर कौन कौन से पॉइंट पे खड़ा होना है, मोटर पे कौन कौन से पॉइंट पे खड़ा होना है, उसको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये प्रेफरेबल है, मैं अगेन बोलूँ कि ना टेक्निकल बंदा ही साइट पर होना चाहिए, कम से कम उसको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से इक्विपमेंट के अंदर कनेक्शन पॉइंट क्या क्या हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसकी इमेजेस कौन कौन से एंगल से ज़रूरी है। तो ये कैमरा भी मौजूद है इमेजर्स के अलावा, तो इस तरीके से इमेजेस बन रहे होते हैं हमारे पास, ये डिफरेंस आ रहा होता है, हॉट स्पॉट आ रहे होते हैं, कोल्ड स्पॉट भी होता है इसके अंदर, वो आगे जाके मैं आपको सॉफ्टवेयर के अंदर डिटेल में बताऊंगा। ऑपरेशन वही है, ये क्या करता है, हम इसकी जब फोकस करते हैं टारगेट के ऊपर, तो टारगेट से जो हीट इमिट हो रही होती है उसको कैप्चर करता है, उस कैप्चर हीट का एक इमेज बनाता है, इस इमेज को थर्मोग्राम कहते हैं, इस थर्मोग्राम को हम लोग प्रोसेस करते हैं फिर, सिंपल ऑपरेशन है। और बेहतरीन तरीका कैप्चर करने का ये है कि आपके सामने जो टारगेट हो उसका और आपका एंगल जो हो कोशिश करके 0 डिग्री होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत अल्टरेशन भी अलाउ होती है, ऐसा कोई नहीं, कुछ जगहों पर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो अल्टरेशन अलाउ होती है, बस कम से कम वो चीज़ फोकस हो जाए, जिस तरह आप सेल्फी लेते हैं उसी तरीके से आप कैमरे से पिक्चर ले लें, जिस तरह मोबाइल से पिक्चर लेते हैं वैसे पिक्चर ले लें, सेफ डिस्टेंस के ऊपर रखते हुए। कोशिश करा करें आर्कलाइज बाउंड्री आपको मालूम हो जाए ना, उससे भी 3-4 फीट दूर चले जाए, फोकस का प्रॉब्लम नहीं है। फोकस इसके अंदर आजकल के जदीद कैमराज के अंदर, मॉडर्न कैमराज के अंदर अच्छा फोकस किया हुआ होता है, वो मुकम्मल तौर पे पिक्चर को कैप्चर कर लेता है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट की मिसाल देता हूँ, मुझे 10 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट मिला है। अब मैं यहाँ पे किस तरीके से इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, सबसे पहले देखूंगा मुझे मैन पावर की कितनी ज़रूरत होगी। याद रखें, यहाँ पे मैं यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ, प्लांट के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई ज़रूरत नहीं है साइट के ऊपर इंजीनियर को भेजने की या साइट पे अलग इंजीनियर रखने की। अगर आप ऑपरेटर हैं, आप पूरा का पूरा इसको एनालाइज कर रहे हैं, प्लांट एक बहुत छोटी फैसिलिटी होती है, तो वहाँ पर ये ऑपरेटर वाला या सर्वेयर वाला मामला एक ही हो जाता है, एक ही इंजीनियर चला जाए जिसको डेटा एनालाइज करना है, जब का ड्यूरेशन, अगेन इट डिपेंड ऑन द टाइम आल्सो, तो वो ड्यूरेशन अगर आपके पास है तो एक ही चला जाए, उस डेटा को वो खुद ही पिक्चर्स आप लें, क्योंकि आप बेहतर तरीके से
पिक्चर्स ले सकते हैं। आपको मालूम होगा कि आपको कौन कौन सा डेटा एनालाइज करना है, प्लांट के ऊपर जाके आप उनके स्नैप्स ले लें। आपके पास एक इक्विपमेंट होना चाहिए, जो कैमरा है, थर्मल इमेजर है, जो भी आपके पास इक्विपमेंट है वो होना चाहिए। आमतौर प्लांट के अंदर व्हीकल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यूटिलिटी के अंदर व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर 10 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है या 20 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ ब्रेकर्स लगे हुए हैं, आइसोलेटर्स लगे हुए हैं, रिक्लोजर्स लगे हुए हैं, यानी बहुत सारे कनेक्शन है यहाँ पर। मैं अगर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ ना, जैसी वर्क स्कोप देखूंगा मैं समझ जाऊंगा मुख्तलिफ कनेक्शंस को स्टडी करना है मुझे, ट्रांसफार्मर्स के मुख्तलिफ कनेक्शंस को, इनकमिंग आउटगोइंग के, प्राइमरी सेकेंडरी के, ब्रेकर्स के इन और आउट के, रिक्लोजर के इन और आउट के कनेक्शन को स्टडी करना है। ये मेरे जहन में क्लियर हो गया। और ये मुख्तलिफ डिस्टेंस पे लगे हैं, तो मुझे एक व्हीकल चाहिए होगा, सर्वेयर यानी जो एरिया अंडरस्टैंड करता हो, और मुझे एक ऑपरेटर चाहिए होगा, ऑपरेटर जो मेरे डेटा को एनालाइज करता हो। अगर ये ऑपरेटर मैं खुद दूंगा एज एन प्रोजेक्ट मैनेजर तो ये बेहतर होगा। सर्वेयर जाके मुझे वो स्नैप्स देगा, लेकिन सर्वेयर को मुझे प्रोजेक्ट स्कोप मुकम्मल तौर पे समझाना है। मुझे उसे बताना पड़ेगा कि एक ब्रेकर के अंदर कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, और ब्रेकर के अंदर फील्ड ऑफ एक्सेस क्या है उसकी, वो कितने दूर खड़ा होगा और उसको क्या क्या डेटा चाहिए होगा फ्रॉम द एरिया पर्सन, एरिया इंचार्ज। एरिया इंचार्ज को मुझे वर्क परमिट इशू करने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर वर्क परमिट इशू करके एरिया इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा उसका डोर ओपन करने का। लेट सपोज अगर ब्रेकर इनक्लोज्ड है या पीएमआर है, उसके अगर अंदर मैं देखना चाहता हूँ उसके कनेक्शन पॉइंट्स, तो ये सारे के सारे ओपनिंग ओपनिंग जो होगी ये सारी सारी एरिया इंचार्ज करेगा, ये मेरा सर्वेयर नहीं करेगा, ना ऑपरेटर करेगा। ये बात काइंडली नोट करना है, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो एरियाज आपके स्पेसिफिक नहीं होते। कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्टर मुख्तलिफ एरियाज में काम कर रहा होता है, उनकी हैजार्ड स्टडीज अगर आपको मिल जाए बेहतरीन है, लेकिन आमतौर पर क्लाइंट ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट जो मैं कहता हूँ कि वो आपके पास होनी चाहिए, आर्कलाइज बाउंड्रीज। बाउंड्रीज आपको जरूर मालूम होनी चाहिए, जिसकी बेस के ऊपर आप डिसाइड कर सकेंगे मुझे कितना दूर जा सकता हूँ, कितना करीब आ सकता हूँ उसके। और उस बाउंड्री के अंदर भी 3 to 4 फीट आप ऐड कर दिया करें, खुद अपनी तरफ से ऐड कर दिया करें। दैट इज माई सजेशन, रिकमेंडेशन। एल्स यू नीड टू फॉलो योर ओन इंस्ट्रक्शन एज पर दी एसओपी, एज पर दी यूटिलिटी इंस्ट्रक्शन और प्लांट इंस्ट्रक्शन। सॉरी। हाँ, नहीं, असल में हम ये प्रोजेक्ट एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट ही है जो आपके सामने है, लेकिन हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते इसका नाम, इस वजह से हमने इसको टैक्स कर दिया है। लेकिन मैंने आपको जैसे रवानी में बता दिया 10 किलोमीटर की लाइन है, 10 दिन है, तो हर रोज़ मैंने 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रख दिया। क्योंकि मैं अगर 8 घंटे की अपनी वर्किंग स्पेस निकाल रहा हूँ ना, तो मैं चाह रहा हूँ 4 घंटे मैं स्नैप्स ले लूँ और बाकी 4 घंटे मेरा ऑपरेटर बैठ के उसको एनालाइज कर ले। रिपोर्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखें इसकी रिपोर्टिंग इतनी आसान होनी चाहिए कि एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी इसको पढ़ सके। हाँ, नॉन टेक्निकल पर्सन भी इसको पढ़ सके। उसको कोई हाई फाई नहीं बना देना है। आप लोगों को पता चला आपने अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज डाल दी, इंजीनियर में ये बड़ा मसला होता है, वो बैठ के नॉन टेक्निकल बंदे से टेक्निकल बातें कर रहे होते हैं। नतीजा क्या होता है, नॉन टेक्निकल बंदा समझता है इसको इकोनॉमिकल वायबिलिटी का कुछ पता ही नहीं है, इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट का कुछ पता ही नहीं है, बस इसको बस बोलना है तो ये बोले जा रहा है। वो याद रखें, इको टेक्निकल हो जाए, इको नॉन टेक्निकल हो जाए, अपनी हर बात के अंदर इंसर्ट करें इकोनॉमी को। अब अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे कंट्री के अंदर जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर हम बोलेंगे यार लाइफ लाइन मेंटेनेंस हमें करनी है और हेलीकॉप्टर से करनी है, तो ये अनरियलिस्टिक सी बात है। वो उन लाइनों से ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाएगी उसकी हेलीकॉप्टर की। तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब पे देखने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम इतना पैसा इसके ऊपर एक्सपेंड करेंगे तो हमारा अपना नुकसान है। वो कैमरा लेके हमने हेलीकॉप्टर बैठा दिया, तो जहाँ पर मैंने व्हीकल रखा है जो रियलिस्टिक है। मुझे मालूम है कि ट्रांसमिशन लाइन काफ़ी ऊंची होती है, सब कुछ होता है, लेकिन कैमरा के अंदर इतनी जिद्दत आ गई है, आज का कैमरा बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कैमरा है, उसका फोकल पॉइंट बहुत अच्छा होता है थर्मल कैमराज का, वो हर चीज़ डिफाइन करेंगे आपके सामने और मुख्तलिफ ऑफर्स रखेंगे आपके सामने, उसके अपनी नीड के मुताबिक उसको ले लीजिए। अच्छा जी, ये मैंने इनिशियल स्टडी कर दी, रिसोर्स मांग दिए मैंने, और मेरे पास वर्क स्कोप क्लियर है कि भाई ये सारी चीज़ें मैं अब अपने सर्वेयर्स, और अगर ऑपरेटर मैं खुद हूँ तो मैं ऑपरेटर एज ए लीड हूँगा यहाँ पर, तो अपने सर्वेयर के साथ टू टॉक करूँगा, ड्राइवर के साथ टू टॉक करूँगा। अपने सर्वेयर को थर्मल कैमरा के या इमेजर के तमाम ऑपरेशन मुझे समझाने हैं कि किस तरीके से फोकस पॉइंट होना चाहिए, कौन कौन से इमेजेस इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे सेव होंगे, कितना एमबी तुम्हें डेली सर्फिंग करनी है, और किस तरीके से ये डेटा मुझ तक ट्रांसफ़र करना है। ये ग्राउंड रियलिटीज़ है, वो मालूम होना चाहिए सर्वेयर।
क्यों पता चला सर्वेयर अगर गलत स्नैप्स लेके आ रहा है तो आपका नुकसान, आपको दोबारा ये प्रैक्टिस जीरो से करनी पड़ेगी। तो अपनी इन बातों को ये ये याद रखें, ये कोई मोबाइल कैमरा नहीं है, ये थर्मल कैमरा है, इमेजर है। अगर आपने सही स्नैप ही नहीं लिया है, सही इमेज ही नहीं लिया है, कई जगहों पे हिलता हुआ इमेज ले लिया आपने, फ़ायदा कुछ नहीं है। उस इमेज को स्टडी करके आप एक गलत डेटा दे रहे हो, क्योंकि आगे जाके आपको जब मैं वोकेबलरी बताऊंगा उस वोकेबलरी की कितनी इंपॉर्टेंस है, उस रेफरेंस टेबल की कितनी इंपॉर्टेंस है, वो आपको पता चलेगी। उसकी बेस पे आप डिफाइन कर होंगे यार ये 1 लाख डॉलर के इक्विपमेंट की, या ये 5 लाख रुपए के इक्विपमेंट की मेंटेनेंस के लिए मुझे 40,000 50,000 एलोकेट करने चाहिए या नहीं, ताकि मैं 40-50 हज़ार एलोकेट करके इस 5 लाख के इक्विपमेंट को बचा। वो डिपेंड करेगा इमेज के ऊपर। अब अगर मैं लेट सपोज, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले बताया कि ना मुझे टेक्निकल अपने करिश्मा नहीं दिखाना है क्लाइंट को, क्लाइंट में भी नॉन टेक्निकल, क्लाइंट में भी टेक्निकल, दो इट विल बी बेटर दैट ही विल बी और ही और शी विल बी ऑन द टेक्निकल एडवाइस ऑफ सम एक्सपर्ट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसे मनी मैच चाहिए। अगर मैं देखूं कि यार मेरा ऑपरेटर इंजीनियर $50 पर डे ले रहा है मुझसे इस पूरे प्रोजेक्ट की 10 दिन का, यानी $500 मैंने उसको दे दिया, ये सर्वेयर इतने ले रहा है, और फिर मैं अपना ड्राइवर का ले, अब कैमरा मैंने $40 पर डे, ये मैंने क्या रखा है, मैंने जो कैमरा की टोटल कॉस्ट हो 5,000 6,000 डॉलर, उसमें से मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल दूंगा। मैं देखूंगा यार इस प्रोजेक्ट में कितनी मैं डिडक्ट कर सकता हूँ कैमरा की कॉस्ट को, तो यहाँ पे मैंने अराउंड $400 डिडक्ट कर दी, तो एक प्रोजेक्ट में मुझे 5,000 का अगर मैंने कैमरा लिया तो अब मेरे पास $4,600 की अमाउंट रह गई है, मैंने उसमें से $400 हासिल कर लिए। टोटल एक्सपेंडिचर जैसे मेरा हुआ $1950। सही है, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं $1950 में या $1950 में कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मेरा काम खत्म नहीं हो गया। अब अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ तो मुझे रिफ्लेक्ट करना है कि इस $1950 को आपने मुझे देने हैं, तो मैं आपको किस तरीके से कितना पैसा बचा पाया हूँ, कितना मैं आपको सेव कर पाया हूँ, आपके वो इक्विपमेंट के बारे में हाईलाइट करके जिन इक्विपमेंट पर आपको फॉरन मेंटेनेंस की जरूरत है। अगर एक इक्विपमेंट भी $10 लाख का है तो ये मैं अच्छा एक वो दे रहा हूँ उनको इमेज कि देखें आपने $10 लाख को फ़ौरन आप इस इक्विपमेंट की मेंटेनेंस करवा लीजिए, इसके ये पॉइंट वीक हैं, यहाँ पे हॉट स्पॉट आया, इसको फ़ौरन डेड करवाएं, 2-3 घंटे के लिए, उससे पहले आप पूरी प्लानिंग कर लें, इस एक वीक के अंदर अंदर इसको रिप्लेस करवा लें या इसको रिपेयर करवा लें। नतीजा क्या होगा, लॉन्ग ब्रेकआउट नहीं होगा, लॉन्ग ब्रेकआउट नहीं होगा, और आपका इक्विपमेंट भी सेफ रहेगा। और ज़रूरी नहीं है हर जगह ऐसा हो, सही है ना, हर जगह ऐसा हो, लेकिन उसकी आप इस तरीके से बता सकते हैं कि अगर आप $50 लाख के इक्विपमेंट को मुकम्मल तौर पर थर्मल इमेजिंग कर रहे हैं या थर्मोग्राफी कर रहे हैं, तो आप बताएंगे $50 लाख के इक्विपमेंट को मैंने $1950 में पूरा का पूरा स्टडी किया, और मैंने इस $50 लाख के इक्विपमेंट में कोई हॉट स्पॉट नहीं पाया, तो यानी आपने एक तरह से $50 लाख को सेव कर लिया। क्लाइंट को आप इस तरीके से बता रहे हो। अगेन इसके अंदर मैं ज़्यादा डिटेल में अपने डिटेल कोर्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ लेआउट देना है आपको वेबिनार का। जी, सही है। आप सवाल करें, इट्स ओके। देखिए क्यों मैंने बताया ना, देखिए हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, लिमिटेड टाइम है। 3 घंटे का मतलब अभी इसके अंदर हमें बहुत सारी कटिंग भी करनी है। ये हमें सेशन अपलोड भी करना है, हम आपको बाद में सेशन अपलोड करके देंगे। हाँ, हम नहीं चाहते कि ना जैसे ये सवालात जो हैं वो इस तरह के सवालात हम, हाँ मेन टू द पॉइंट बात करें। कॉस्ट कैसे पता चले, देखिए कॉस्ट कॉस्ट ही की स्टडी करके तो क्लाइंट आपको देता है ना, उसके बाद सारी स्टडी होती है कि यार अब हाँ उसके अंदर वो एक चीज़ क्या होता है, रेट ऑफ डिटेरिएशन को ऐड नहीं कर रहा होता है। डिटेरिएशन जो हो रही है सालाना, जो हो रही है 2 साल में हो रही है 3 साल, वो उसको ऐड नहीं कर रहा होता, वो आप खुद भी कर सकते हैं उसकी एज मालूम करके। लेकिन अगेन उसका अलग फिर आपको चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको एस्टिमेटर चाहिए। अगर आप हम जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें सिर्फ हम एग्जीक्यूटर हैं। हाँ, सर्वे डेटा, सर्वेयर का काम यहाँ पे असल में समझ नहीं आया, सर्वेयर जो है वो थर्मल इमेजर ऑपरेटर, थर्मल कैमरा ऑपरेटर, थर्मोग्राफी कैमरा का जो ऑपरेटर है ना उसको हम सर्वेयर कह रहे हैं। वरना मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्वेयर अलग लेना पड़ेगा, ऑपरेटर थर्मोग्राफी का अलग लेना पड़ेगा, फिर एनालाइजर अलग लेना पड़ेगा। बेहतर ये है सर्वेयर ही को आप यूज़ करें। सर्वेयर का काम ही यही होता है, सर्वेयर इन काम के लिए एक्सपर्ट होता है, उनको एक्स्ट्रा आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी 1 डे 2 डे की,
और वो आमतौर पे जो भी कंपनी आपको कैमरा सेल करती है ना, वो ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। ये भी आप इन्फॉर्मेशन अपने ध्यान में रखें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। अगर $5000 का कैमरा दे रही है तो उसके अंदर इंक्लूड होती है ट्रेनिंग, और नहीं हो तो आप डिमांड कर सकते हैं उसकी ट्रेनिंग। फोकस पॉइंट इसको समझाएं। हाँ, कॉस्टिंग आप क्लाइंट से लें, आप खुद कॉस्ट नहीं कर सकते। देखिए सिंपल सी बात है, मैं किसी भी कंपनी के ट्रांसफार्मर की कोटेशन मुझे तो नहीं मिलती है ना। अगर मैं एक प्लांट में जाता हूँ, वहाँ पे 4 इंडक्शन मोटर लगी हुई है मुख्तलिफ कंपनीज की, तो मुझे नहीं मालूम उनकी कोड क्या हुआ है। लेट्स सपोज चाइनीज कंपनीज, इंडोनेशियन या इंडियन या पाकिस्तानी कंपनी, तो उन्होंने कोड क्या किया है, या अमेरिकन कंपनी कोड क्या है, वो मुझे नहीं मालूम, आप क्लाइंट से पूछेंगे। इसी वजह से मैं कहता हूँ इस तरह के प्रोजेक्ट में ना आप एक इनिशियल कॉस्ट मीटिंग किया करें, जिसके अंदर आप अपने कॉस्ट इंजीनियर या एस्टिमेटर्स को इनवाइट करें, उनके साथ बात करें, ताकि आप आखिर में अपना एक अच्छा केस बना सकें इन फ्रंट ऑफ दैम। वरना वो बोलेंगे यार इन्होंने क्या करा है, ये तो हम भी कर सकते थे, हमारे यहाँ यही है ना यार, इसने क्या करा, ये तो कौन सी बड़ी बात है, मैं भी कर सकता हूँ, रोजाना 10 सेल्फियाँ खींचता हूँ, एक सेल्फी इसकी खींच लूंगा। उसको हाँ इन रिटर्न मेरे को बताना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है, पहली बात ये क्लियर करें, मेंटेनेंस की किसी भी प्रैक्टिस में, चाहे प्रिवेंटिव हो चाहे प्रेडिक्टिव हो, इसमें ज़रूरी नहीं कि कोई फॉल्ट निकले तो आप बताएं यार आपने बहुत बड़ा तीर मारा है। आप यही बता रहे यार मैंने चेक कर लिया कोई फॉल्ट नहीं है, ये भी बहुत बड़ा तीर है। हाँ हाँ, सही है। हाँ, इसको अब देखें ना, अब ये डिटेल हो गया है, तो इसके अंदर मुझे लिख के पूरा भेज दें जवाब, मैं आपको इंशाल्लाह ताला बाई ईमेल दे दूँ। अपने प्रोजेक्ट बीच में ना लाएं, मैंने आपको पहले बताया हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे पास टाइम लिमिटेशन है। हम आपके जो वेबिनार से रिलेटेड सवाल हैं उनके जवाब दे देंगे, जो डिटेल में आप सवाल कर रहे हैं इनको हम एनालाइज करना पड़ेगा, अपने कोर्स में दे सकते हैं, या आपको हम ईमेल में लिख के दे देंगे। अगेन हम आपको यहाँ पे कोई फंसा नहीं रहे भाई। हाँ, आपकी मर्जी है, लेना है लें, नहीं मर्जी कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, हम आपके सवाल के जवाब देंगे फिर भी, इंशाल्लाह हमारी कमिटमेंट है आपसे। आमतौर पे जैसे अब ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने मेजर लिया है मुझे वो $6000 का पड़ा। इनिशियली मुझे $10,000 कोट किए गए थे, लेकिन उनमें से मैंने कुछ कार्ड्स निकलवाए और $7000 का पड़ा। मैंने हर प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे इसी प्रोजेक्ट के अंदर 6.67% उसका रिटर्न मांग दिया है। तो अराउंड अगर मुझे बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है तो ये हो सकता है इंशाल्लाह ताला उसके अंदर मैं एक साथ ही इसको रिटर्न कर लूँ। लेकिन अगर बड़ा प्रोजेक्ट नहीं भी मिलता है तो कम से कम 6 या 7 प्रोजेक्ट्स के अंदर जो मेरी एस्टिमेशन है, मैं इसके अंदर इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अचीव कर लूँ। अब जो थर्मोग्राफर है यहाँ पे, जो कैमरा ऑपरेटर है जो पूरी स्टडी कर रहा है, या लेट सपोज जो एनालाइजर है, उसके भी मुख्तलिफ लेवल हैं। ये एनडीटी टेस्टिंग के अंदर लेवल आते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टर के लेवल आते हैं। ये मुख्तलिफ लेवल हमने दिए हुए हैं यहाँ पर, कि कौन से लेवल का ऑपरेटर क्या काम कर सकता है। इसके सर्टिफिकेशन अवेलेबल हम लिंक दे देंगे, यहाँ से आप ये सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। ये बेहतरीन होती है, सर्टिफिकेशन लेनी चाहिए। अगर आपका क्लाइंट नहीं मांग रहा है तो वो उसको आप, अगर दिस इज़ माय सजेशन, आप उसको अवेयर कराएं कि सर्टिफिकेशन मौजूद है, और इन सर्टिफिकेशन से आपको एक एडिशनल एडवांटेज मौजूद होता है उसके ऊपर। पहली बात, सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग आपको इंश्योर करती है सेफ वर्किंग के लिए, वरना हर कोई जाके उठा के कैमरा उठा के तस्वीरें खींचना शुरू कर देगा। तो ये 3 लेवल यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। ये लेवल डिफाइन किए हुए हैं कि डेटा एनालाइजर, ये जो लेवल 1 है, ये अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और ऑपरेटर हूँ तो ये मेरे लिए है, मुझे ये अप्रूव होना चाहिए लेवल 1। मैं डेटा को स्टडी कर भी पा रहा हूँ या नहीं, मैं कलर इंजीनियरिंग जानता भी हूँ या नहीं, तो ये लेवल 1 मुझे डिफाइन करता है। लेवल 2 जो होता है ना, वो सर्वेयर के लिए बेहतरीन है, सर्वेयर उसको यूज़ कर सकता है। और लेवल 3 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, सही है ना, एक ऑपरेटर की और सर्वेयर की। यानी अब मैं जो पूरा ये, वैसे आमतौर पर लेवल 3 वाला जो होगा ना, उसको ज़रूरी नहीं है साइट पे होना, लेकिन लेवल 1 और लेवल 2 जो है ना, इनका साइट पे जो भी सर्वेयर है उनको ज़रूरी है ये दोनों सर्टिफिकेशन होना। वो जान तो सके वो काम क्या कर रहे हैं सारा का सारा, वो देख तो सकें वो जिस इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं वो इक्विपमेंट को सेफ यूजेज क्या है उसका, और डेटा किस तरीके से वो गैदर कर सकते हैं, जो डेटा हाई क्वालिटी डेटा हो। हाई क्वालिटी से मुराद है इनरिच डेटा, बीफ हो, बीफ अप हो वो डेटा, यानी जितना डाटा आ सकता है उसके अंदर वो आ जाए, यानी रियलिस्टिक, नियर टू रियलिस्टिक डेटा, और इसके अंदर डेविएशन कम से कम। तो ये 3 लेवल मौजूद हैं, इनकी बेस के ऊपर आप सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। आमतौर पे ये सर्टिफिकेशन नहीं मांगी जाती,
लेकिन मांगी जानी चाहिए। आर्कलाइज बाउंड्रीज हमें कैसे पता चलेंगी? अगेन, मैं तो ऑनर नहीं हूँ जिस जगह पे काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम मेरा सेफ डिस्टेंस क्या है। मैं अपने, यानी मुझे ये मालूम है कि लाइव लाइन है या लाइव ब्रेकर है या लाइव ट्रांसफार्मर है, तो मैं कम से कम, क्योंकि एक जनरल रूल है 8 फीट दूर होना चाहिए, 8 फीट तो मैं रखूंगा मेंटेन। लेकिन मैंने अगेन बोला है क्लाइंट हमें कौन सा डेटा चाहिए, आर्कलाइज बाउंड्रीज का डेटा चाहिए, स्पेशली इन केस ऑफ ब्रेकर, पीएमआर, कॉन्ट्रैक्टर, इन सब में ये डेटा मैंडेटरी है। यही आपको लेवल 1 में सिखा रहे होते हैं वो एनडीटी टेस्टिंग के अंदर, सर्टिफिकेशन के अंदर, यही लेवल 1 में सिखा रहे होते हैं यार तुम्हारे क्या क्या राइट हैं, अगर तुम एज एन ऑपरेटर या एज एन सर्वेयर जा रहे हो साइट के ऊपर, तुम्हें ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो आर्कलाइज बाउंड्री आप मुख्तलिफ आजकल कंपनीज के अंदर, हर कंपनीज के अंदर ये डेटा आजकल प्रेवल कर रहा है, लोग हासिल कर रहे हैं, इंजीनियर्स से वर्किंग कर रहे हैं, बेहतरीन सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, ई टैप, साइन, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, वो पूरी पूरी स्टडी करके देते हैं। और ख़ासतौर प्लांट के लिए तो ये मैंडेटरी होनी है। प्लांट के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि आपका सेफ डिस्टेंस क्या है, उसकी बेस के ऊपर। और सेफ डिस्टेंस हमेशा याद रखें, आर्कलाइज बाउंड्री का एडिशनल डिस्टेंस होता है, यानी आर्कलाइज बाउंड्री तो आपको हर हालत में ऐड करनी ही करनी है उसके अंदर, इजाफी 7 to 8 फीट आप ऐड कर रहे हो। सॉरी जी, दोनों में मौजूद होता है। मैं ये सी के अंदर भी मौजूद है, निकाल में भी मौजूद है, बड़े बेहतरीन सॉफ्टवेयर हैं। ई टैब में भी मौजूद है, साइम में भी मौजूद है। हम कराते नहीं कराते, हम ये देखें वेबिनार का टॉपिक नहीं है। अगेन फिर मैंने बोला रेलेवेंट क्वेश्चन करें आफ्टर ट्रेनिंग, हम अपना हम बता देंगे हम क्या क्या कराते हैं। तो इस ट्रेनिंग का मकसद या इस वेबिनार का मकसद हमें अपनी मार्केटिंग करना नहीं है, हम आपको सिर्फ बताना चाहते हैं स्टेनोग्राफी की अफादियत। जी जी। हाँ, रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड ये डिफाइन, यही तो डिफाइन करते हैं कि अप्रूव इंजीनियर कौन सा है, कॉम्पिटेटिव इंजीनियर कौन सा है, उसी की तो बाउंड्रीज होती हैं ये सारी की सारी। रिस्ट्रिक्टेड तो वैसे किसी के लिए भी नहीं होती है, सिंपल से याद रखें, रिस्ट्रिक्टेड तो अलाउ ही नहीं है लाइफ लाइन। छोटा सा पैनल भी काम कर रहा है ना, अगर थोड़ा सा भी फ्लैश हो गया, देखें आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं जो कि जरा से फ्लैश एक्सपोजर से डैमेज हो सकते हैं। आंख को देख लें, टॉर्च को लेके बंद जल बुझ करें आंखों में, थोड़ी देर आंख के अंदर दर्द होना शुरू हो जाएगा। मैं इस वक्त आपको बात कर रहा हूँ आप सब लोगों से, तो मैं इस वक्त लैपटॉप की स्क्रीन को नहीं देख रहा हूँ, तो सुबह से मैं लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा हूँ, इस वक्त दोपहर का टाइम हो गया। अगर मैं मुसलसल देखूंगा तो मेरी आंखों में तकलीफ होना चाहिए, हालांकि यहाँ पे इतना फ्लैश हो भी नहीं रहा है, लेकिन माइन्यूट फ्लैश मेरी आंखों में मुसलसल जा रहा है। तो ये ना सोचा करें यार 11 के वी है तो इसके अंदर ज़्यादा एहतियात करनी है, 132 के वी है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, होनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, लेकिन सिंपल सी बात है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इसमें एहतियात करनी ही करनी है, चाहे वो 0.4 के वी हो या 500 के वी हो, एहतियात करनी ज़रूरी है। और हर एक वोल्टेज लेवल के ऊपर ये जो स्टैंडर्ड है ये क्या है, ये जो आप मेथड स्टेटमेंट जमा कराती है क्या होता है, ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होता है, SSW। इसके अंदर आपको यही तो बताया जा रहा है यार कि तुम्हें कितना दूर रहना है, एक चीज कितनी सेवियर है, यही तो बताया जा रहा होता है इसके अंदर। हाँ, नहीं आर्क फ्लैश शॉर्ट सर्किट करंट से कम होता है लेकिन डेंजर ज्यादा होता है। कह सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन पैरामीटर तो जितने रियलिस्टिक होंगे सॉफ्टवेयर उतना ही अच्छा आपको डेटा देगा। सॉफ्टवेयर में भी अगर आप किसी सिस्टम से लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ हर प्लांट के इंजीनियर को और यूटिलिटी के इंजीनियर को अपने एरिया का आर्क फ्लैश मालूम होना चाहिए, लोडिंग मालूम होनी चाहिए, और जो कंसल्टेंट वहाँ जा रहा है उसको डिमांड सबसे पहले आर्क फ्लैश बाउंड्री करनी चाहिए, यार मुझे आर्क फ्लैश बाउंड्री तो बताओ कि क्या है, फिर उसके मुताबिक 3 to 5 फीट, 3 to 7 फीट वो खुद ऐड कर लिया करे, वो उसका काम कैमरे का है, उसको घुसने की जरूरत नहीं है अंदर। चाहिए उसने ब्रेकर का दरवाज़ा खोल दिया, आइसोलेटर का जो भी है ओपन कर दिया, या उसने फलाना डोर ओपन कर दिया, इनडोर आउटडोर जो भी है, तो आपको बस फोकस करना है, वो फोकस करके आपको भेज दे देगा, आपको घुसने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। हाँ, सही है। तो थर्मोग्राफी, वैसे ये सवाल का जवाब तो मैं दे चुका हूँ, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के अंदर हमें थर्मोग्राफी की जरूरत क्या होती है, क्यों होती है भाई, सिंपल सी बात है, हमें इक्विपमेंट की कंडीशन देखनी है अपने, अच्छा है बुरा है,
रिक्वायर्ड टू मेंटेन है, जो भी है वो हमें मालूम होना चाहिए। मेरे सिस्टम के अंदर लगा हुआ है तो मुझे अपने सिस्टम को मुसलसल एनालाइज, और एक कैमरा में क्या होता है, सिंपल से उठाया ऑपरेटर से सर्वेयर गया, उसने जाके स्टेप्स लिए, ऑपरेटर ने एनालाइज किया और आपको डेटा दे दिया। ज़्यादा बेहतर है, मैं हर यूटिलिटी को ये सजेस्ट करता हूँ, हर प्लांट को सजेस्ट करता हूँ कि, और ख़ासतौर पर विंड टर्बाइन सोलर वालों को, कि भाई ये अपने पास एक इन हाउस लेके रखें। उसमें आपको फिर ज़रूरत ही नहीं होगी बाहर का, आपको आपका अपना मेंटेनेंस मैनेजर ये सारे काम कर लेगा। वो बता देगा कि यार मैं स्केड्यूल बना रहा हूँ तो यार ये 15 मशीनों में से इन 4 मशीनों को मैं हाई प्रायोरिटी रख रहा हूँ। मैं इनको इंतजार नहीं कर सकता कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जाके इनकी मेंटेनेंस करूंगा। बस यार मुझे अगले महीने इनका शटडाउन चाहिए, इनका लोड शिफ्ट करो मुख्तलिफ दूसरी मोटर्स के ऊपर, या लोड को शेड करो, लोड को शेप करो, जो करना है करो, मुझे 4 मोटर्स दो फौरन अगले हफ्ते के अंदर। इनकी बॉल बेयरिंग में इशू है या इनके शाफ्ट में इशू, जो भी है मैं इसको फौरन सॉल्व कर। मेरे पास ये डेटा मौजूद है जिसकी बेसिस में कह रहा हूँ, ये डेटा थर्मोग्राफी दे रहा होता है, थर्मोग्राम उनके जो होते हैं वो डेटा प्रोसेस करके दे रहे होते हैं। हाँ नहीं देखें, प्लांट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगेन वही बात है ना, मुझे बात करने का सलीका भी आना चाहिए ना। मेरा जो एम्प्लॉयर है वो हो सकता है मेरे टेक्निकल रीजन को एक्सेप्ट ना कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उसको ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल रीजन रखूंगा, जैसे सर 50 लाख का जनरेटर है, लेट्स सपोज कोई जनरेटर की मिसाल देता हूँ, करेंसी का मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, 50 लाख का जनरेटर है सर, और अगर आप डिले करते हैं 50 लाख का जनरेटर के अंदर फलाना डैमेज हो गया तो उसके ऊपर मजीद हमें 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। लेकिन सर अगर इसकी हम मेंटेनेंस कर लेते हैं, क्योंकि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के हम इस तरह से स्केड्यूल कर रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं अगले हफ्ते के अंदर, कि हमारे पास ये डेटा मौजूद है सर, और ये डेटा कह रहा है कि इसके अंदर ये डेटा जो है वर्किंग कमेटी ने बनाया हुआ, IEEE ISO IEC या आपके जो भी लोकल बिल्डिंग कोड है उसके मुताबिक ये डेटा है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो ये डेटा बता रहा है कि ये मशीन अफेक्ट हो सकती है, या ये मोटर अफेक्ट हो सकती है, ये लाइन ट्रांसमिशन लाइन या आपका ओवर लाइन अफेक्टेड हो सकती है सर, या ये स्विच रैक डैमेज हो सकता है। और डैमेज के अंदर हमें कॉस्ट जो रिपेयरिंग की होगी बहुत ज़्यादा हाई आएगी। डेफिनेटली ही और शी विल अंडरस्टैंड इट, और वो आपके साथ काम करेंगे इसके ऊपर। जी हाँ, कंडीशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन ही है, लेकिन कंडीशन मॉनिटरिंग में थर्मोग्राफी एक हिस्सा है, इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं जो हमारे वेबिनार का हिस्सा नहीं है। कंडीशन मॉनिटरिंग के लिए मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा, मैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम एजाइल में हम लोग मोनोपोली को बिलीव नहीं रखते, हम मोनोपोली के अंदर हम नहीं बोलते कि हम अकेले हैं। हमारे पाकिस्तान के एक मशहूर नाम है इरफान अख्तर साहब, आप उनसे रब्ता करें, वो बेहतरीन है। इसके अंदर कंप्लीट पैकेज देते हैं, उनकी कंपनी प्रेसकॉन इसके अंदर कंप्लीट पैकेज देती है। इस तरह नासिर साहब है, उनकी एनर पैक ये पैकेज देती है कंडीशन मॉनिटरिंग के लिए। हाँ हाँ, हमने पहले ही बोला हम मोनोपोली पे यकीन नहीं रखते, हमारा मोटो एक है, आप सीखें बस, किसी से भी सीखें, हम कोई आसमान से थोड़ी उतरे हैं, और भी हमारे अलावा मौजूद हैं। हाँ उनसे सीखें, सीखने पे सीखें और आगे बढ़ें, क्योंकि आगे कोरोना ने आपको एक चीज़ तो समझा दी है कि अब स्किल्ड वर्कर ही चाहिए। जो 80% जॉब मार्केट वाइप हुई है, ज़रा सोचें, वो सपोर्ट मार्केट वाइप हुई है। जहाँ चार मेंटेनेंस इंजीनियर थे वहाँ एक मेंटेनेंस इंजीनियर है, तीन जो सपोर्ट करे थे उसको हटा दिया गया। अब जब तक वो तीन सपोर्ट मेंटेनेंस इंजीनियर अपनी स्किल को डेवलप नहीं कर लेते, वो दोबारा जॉब मार्केट में नहीं आ सकते। जी चलें इसके ऊपर, मैंने वैसे बता दिया आपको कि ना ये इंजीनियर्स भी मौजूद हैं और ये एक्सपर्ट है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी दूसरी कंपनीज भी पाकिस्तान में काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमसे भी अच्छा काम कर रही हैं। हम कंपटीशन में हैं, लेकिन किसी के साथ कंपटीशन में नहीं। सही है जी। फिर इसके बाद थर्मोग्राफी की यानी हमने जस्टिफिकेशन दे दी, मैं बगैर जस्टिफिकेशन के तो सारा काम नहीं कर सकता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें, थर्मोग्राम है, और थर्मोग्राम सर्वेयर के पास होता है, सर्वेयर ही दे रहा होता है आपको। तो अगर आपने सर्वेयर को ट्रेन नहीं किया हुआ तो तैयार हो जाए, आप बहुत ज़्यादा ख़राब काम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब काम होने वाला है, क्लाइंट के सामने अलग आपको परेशानी होगी। और ये याद रखें, थर्मोग्राफी या मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस जो होती है ना कंसल्टेंट के लिए, वो रेफरेंस पॉइंट होते हैं। आपने अगर सही काम नहीं किया है, क्लाइंट ही कुछ नहीं है, तो दूसरा क्यों आपको काम देगा? सही है ना, वो क्यों आपको काम देगा? वो नहीं देगा वो काम कभी।
हम आमतौर पे ये रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, आईएसओ का ये टेबल लेते हैं, जिसकी बेस पे हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं। यहाँ पे दो कंपैरिजन एनालिसिस दिए हुए हैं। डेल्टा टी से मुराद आप समझ गए होंगे चेंज ऑफ टेम्परेचर, 2 पॉइंट का टेम्परेचर लेना है, यानी डेल्टा टी से ये बात तो कन्फर्म हो गई, आपको 2 पॉइंट का टेम्परेचर लेना है ट्रांसफार्मर में, इनकमिंग और आउटगोइंग, रेड फेज की इनकमिंग, रेड फेज की आउटगोइंग। और अगर आप ये चाहते हैं कि भाई या ट्रांसफार्मर में क्या करें, रेड येलो ब्लू फेज जो तीनों फेजेस प्राइमरी के हैं उन तीनों का कंपेरिजन कर लें, आउटगोइंग के तीनों का कंपेरिजन कर लें। अगर आपको लोडिंग नहीं दी गई है तो, वरना लोडिंग नहीं दी जाएगी ना तो आप उसको यकीनी तौर पे डेल्टा टी ऐसा बना देंगे जो यकीनी तौर पे आपके पास है ना, आप लिख देंगे मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं होगी, मैं आगे जाके दिखाऊंगा। तो ये मुख्तलिफ टेम्परेचर लेवल हैं, ये डिफरेंस है 1 से 3 के अंदर। तो किसी भी किस्म का आमतौर पे हम जो है कहते हैं कि भाई यहाँ पे वारंट्स इन्वेस्टिगेशन है अगेन, लेकिन इसकी इंटेंसिटी लो होती है। मैं आगे जाके अपनी वोकेबलरी के बेस पे जो मैंने बनाई है वो मैं दिखाऊंगा। जो फिर 4 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है, या 11 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर द एम्बियंट टेम्परेचर है, उसके अंदर तो मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस रेकमेंड हो जाती है। बात बस समझ लें, ये थर्ड लेवल से लेके फर्स्ट लेवल तक ये सारे के सारे आपके टेंजेंट लेवल। फोर्थ लेवल में आपको रिलैक्सेशन मिलता है कि फोर्थ लेवल में आप बोलते हैं, आपका ऑपरेटर बोलता है कि भाई सही है, इट्स ओके, आप इसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में डाल सकते हैं। लेकिन थर्ड से फर्स्ट लेवल तक, फिर चाहे वो बिटवीन द इक्विपमेंट हो या किसी भी इक्विपमेंट का विद रिस्पेक्ट टू एम्बियंट टेम्परेचर हो, जो भी आसपास टेम्परेचर है ना एम्बियंट टेम्परेचर उसके मुताबिक। तो ये तीसरे लेवल से लेके पहले लेवल तक के अंदर आपको हर हालत में प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में जाना है। बस इसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। फर्स्ट लेवल में तो फौरन ही जाना होता है कि एक हफ्ता नहीं भाई, अगले दिन ही हमें लेना ही होता है। दूसरे में भी ऐसा ही होता है, तीसरे में भी इसी तरीके से होता है, ये लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर पहले से तीसरे वाले में प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस लीड कर रही है करेक्टिव मेंटेनेंस की तरफ, कि अगर ना करोगे तो करेक्टिव मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। चौथे के अंदर ये होता है कि इट्स ओके, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तक आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। इसको मैं इस जबान में बोलता हूँ जब मैं अपनी रिपोर्ट भेजता हूँ। अब मैं रिपोर्ट में ये नहीं भेज सकता हूँ अगेन, क्लाइंट सही है समझ जाए अच्छी बात है, लेकिन क्लाइंट को ये जबान ज़्यादा समझ में आएगी कि सर जी मैंने अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं फाइंड की है तो ये हमें लिखी हुई है और आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर आपका 4 महीने बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो रहा है तो इट्स ओके, इस मशीन को छेड़ने की जरूरत नहीं है, इस लाइन को छेड़ने की जरूरत नहीं है, 4 महीने बाद इसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर लें। लेकिन अगर स्लाइड है तो मैं बोलूँगा सर अगर लॉस ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो कर लें शट डाउन, इट्स ओके वेरी गुड, कर लें। मॉडरेट है, अच्छा ये नो प्रॉब्लम फाउंड और स्लाइड है ना, मैं इसके अंदर फर्स्ट लेवल पे लेके जाऊँगा, यानी फोर्थ प्रियरिटी पर, प्रियरिटी नंबर 4 के ऊपर लेके जाऊँगा। लेकिन अब यहाँ से मेरा थर्ड आ जाएगा मॉडरेट, कि भाई सिग्निफिकेंट अनबैलेंसिंग है, प्रिवेंटिव या करेक्टिव मेंटेनेंस, या जो भी यहाँ पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मैंने लिख दिया है, क्योंकि जो हर एरिया के अंदर आपको स्टडी भी करना पड़ेगा उनकी ट्रेंड किया है। कई जगहों पे इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट होती है कि वो नहीं चाहते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन पूछते हैं, यार ये मॉडरेट अनबैलेंसिंग हो रही है तो क्या ओके हम जाएँ। हम तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये पहले शुरू के दो तो मैंने आपको बताया ना, प्रायोरिटी नंबर 4 पे दे देता हूँ। लेकिन यहाँ पे अक्सर जब मैं इस तरह की कंडीशन देखता हूँ तो मैं मॉडरेट को भी प्रायोरिटी नंबर 4 पे दे देता हूँ, लेकिन ये मेंशन कर देता हूँ कि यार अनबैलेंसिंग है, तो काइंडली या तो लोड शेविंग कर लें। लोड शेविंग ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू करेक्टिव मेंटेनेंस, क्योंकि अगर आपकी ये लोड अनबैलेंसिंग की वजह से हो रहा है तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोड अनबैलेंस आपने जानबूझ के किया हुआ है, इसको लोड को बैलेंस कर लें। लेकिन तीसरा जो सीवियर है ना, वो शुरू की 3 कैटेगरी में आ जाएगा, वो तो हर हालत में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर हर हालत में आपको इसको करेक्टिव मेंटेनेंस में लेके जाना ही जाना है। तो ये सारी थ्योरी है इसकी पूरी थर्मोग्राफी की। अब मैं एक जिसको एक सॉफ्टवेयर के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उनकी लीगल हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया है, हम आपको वेबसाइट का लिंक भी दे देंगे। अगेन हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपके सामने 3 इमेजेस को प्रोसेस करेंगे जो ट्रेनिंग के लिए हमने सिलेक्ट की हैं। अगेन ये तीनों इमेजेस जो हैं ये सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के नहीं है, रियल टाइम इमेजेस हैं। डिटेल इमेजेस जो होते हैं वो हम अपनी ट्रेनिंग कोर्स के अंदर ऑफर करते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ वेबिनार की बेस के अंदर हम ये 3 इमेजेस। जी सवाल, हाँ आप पूछ सकते हैं। देखिए मैं जब बोल रहा हूँ अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है आप पूछ सकते हैं, आप इंतजार नहीं क्या करेंगे मैं कोई
मैंने बोला था शुरू से ही कि ओपन सेशन। हाँ जी। हाँ, फोकल पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर आई एफ ओ भी होते हैं, क्योंकि कुछ डिस्टेंस के ऊपर कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिन पे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, तो वहाँ पे आई एफ ओ भी आप मेंशन यूज़ कर रहे होते हैं, आई एफ ओ बी का वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अंदर वो इसको रिफाइंड करके आपके सामने डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आपको इमेज दे रहा हो। नहीं, बैट वाला तो नहीं कहेंगे, बैट वर्जन नहीं है कि वो, क्योंकि बैट के अंदर आपको मालूम हो चिमगादड़ आप कह रहे हैं ना, वो तो आवाज़ से करती है ना, उसकी तो आवाज़ रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पे आवाज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती है। हाँ, या हीट रिफ्लेक्ट हो रही होती है ना, हीट को चेक कर रहे होते हैं थर्मामीटर में और इसमें। बस यही फ़र्क है, थर्मामीटर आप बॉडी कांटेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होता है, ये फिजिकल कांटेक्ट। दूसरा आपकी बदन में बिजली थोड़ी दौड़ रही होती है, बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये हीट एनालिसिस। आप वो तो नहीं है कि बिजली भरी है मेरे तन मन में। हाँ, देखिए, एनालॉगी कर लें, समझने की नहीं, आपको समझ में आ जाए अच्छी बात है। लेकिन ये ज़्यादा, ये जो टेक्निक है ना, ये ज़्यादा रिलेटेड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पैसा कितना वापस आ रहा है। बहुत अच्छी टेक्निक है, डिटेल में हम बोल रहे हैं ना, हम आपको इनवाइट करते हैं, आप हमारे पास आइए, हम आपको डिटेल में इस टेक्निक को बताएं। हाँ जी, सही, बिल्कुल वोकेबलरी आप अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं, लेकिन शुरू के सिर्फ 3 पॉइंट, यानी नो प्रॉब्लम फाउंड या स्लाइड या मॉडरेट। सेवियर के अंदर तो आपको याद रखें, ये जो तीन है ना, 1 2 3, ये तो है ही अदालत में सेवियर। हाँ, दे सकते हैं, रिपोर्ट में आप दे सकते हैं, अगर वो समझते हैं तो आप दे सकते हैं। हाँ, एम्बिएंट टेम्परेचर आपका, आपके एरिया का टेम्परेचर जो होता है वो है, उसके मुताबिक। फिर एक आपका हर इक्विपमेंट का अपना भी एम्बिएंट टेम्परेचर डिफाइन हुआ हुआ होता है, इक्विपमेंट के मुताबिक 30 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इन्वायरमेंट की टेम्परेचर को कहते हैं, आपको इन्वायरमेंट का टेम्परेचर तो मालूम होना चाहिए। अब इन्वायरमेंट तो मुराद नहीं, सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर लगा है तो बाहर जो टेम्परेचर है वो सब स्टेशन का टेम्परेचर नहीं जी, वो ट्रांसफार्मर की जो बिल्डिंग का टेम्परेचर है ना, वो उसका इन्वायरमेंट टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर। और ट्रांसफार्मर से अपनी भी एक हीट वगैरह निकल रही होती है, फिर उसका वेंटिलेशन वगैरह होता है जी। इतना ब्रेकर रूम का अपना एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, एसी द्वारा इंस्टॉलेशन के बाद वो आपको मालूम है। मैं ये तो बोल रहा हूँ आपको, ये मीटिंग करके ये सारा डेटा लेना है, इसकी बेस के ऊपर आप कर सकेंगे ना स्टडी, अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू एम्बिएंट सॉरी, मैं ये कहूँगा एम्बिएंट टेम्परेचर में ना करें, मैं आपको कहूँगा कंपेरिजन करके करें, कंपेरिजन एनालिसिस बेहतरीन होता है। कोई और सवाल करना है तो पूछ लें, वरना हम सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं, सॉफ्टवेयर आपको दिखा देते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल दिखा देते हैं ना आपको। कौन सी स्लाइड बोल रहे हैं आप? इसकी बात कर रहे हैं? अब देखें, बैकग्राउंड के बगैर आप क्या बोलेंगे इसको? आप यानी अच्छा चलिए यहीं से पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ, लेकिन चलें सही है, आप यहीं से पढ़ना चाहते हैं। आपने बोला कि ये 2 पॉइंट जो हैं आपके मुताबिक हॉट स्पॉट दे रहे हैं और ये तीसरा पॉइंट नहीं दे रहा, सही है ना, ऐसा ही। देखिए अगेन वही बात है, आपको इसकी बैकग्राउंड नॉलेज का तो हमें, जैसे आपको मैं क्यों बोलूँ, मुझे भी नहीं मालूम। हो सकता है कि ये 2 फेज के ऊपर लोड हो, तीसरे फेज के ऊपर लोड ही ना हो, और अगर 3 फेज पे लोड है, हो सकता है ये अनबैलेंस लोड हो, मैं तो नहीं मालूम है। हम कंपैरिजन करेंगे, और यकीनी तौर पर आपकी बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सकता है कि तीसरा फेज जो है ये उड़ा हुआ, जंपर उड़ा हुआ, इसका इस एरिया को सप्लाई नहीं मिल रही हो, बाकी 2 फेज के ऊपर ओवर वोल्टेज हो रहा हो, रिले ऑपरेट ना की हो। ये बेहतरीन एग्जाम्पल है, वहाँ जाएगा हमारा, हमने जैसे ही बताया लाइन बन गया, उसमें वहाँ जाके जो भी
मेंटेनेंस टीम है, उसने जाके उसको रिपेयर कर दिया, सेव कर लिया, वोल्टेज प्रॉपर हो गया, पावर फैक्टर प्रॉपर हो गया, पैसा बच गया। इस तरह के और भी बहुत सारे इमेजेस हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिपोर्ट कंपाइलेशन। हाँ, ये लेवल सर्टिफिकेशन लेवल हर इलाके यानी मुख्तलिफ बॉडीज़ प्रोवाइड कर रही होती हैं। है तो वैसे ये नीटा की तरफ का लेवल है, लेकिन आपके लोकल, अब मैंने जैसे बोला प्रेसकॉन से रब्ता करें, प्रेसकॉन एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, एनएलपैक से रब्ता करें, गालिबन ये प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इसी तरीके से आप अपने अपने रिलेटेड एरिया के अंदर मालूमात करें, वहाँ के जो लोकल बिल्डिंग कोड बॉडीज़ होती हैं, यानी बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स जो बनाती हैं, वो बॉडीज ये एनडीटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं। हम नहीं करते, हम नहीं करते। कॉज इसकी अगेन ये मिनिमल ही होगी, 500, आई थिंक 400 $500 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारे क्लाइंट ने मांगी, मांगते तो हम प्रोवाइड कर दें। आई थिंक एनडीटी की भी इनफ होगी इसके लिए, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि ना, देखें यहाँ से अगेन रिलेटेड है, आप तो बैठे होंगे, अगर आप ऑपरेटर होंगे आप तो बैठे होंगे लैपटॉप पर। मेन मसला तो फील्ड स्टाफ का है ना, तो फील्ड स्टाफ को या तो अगर आप खुद अवेयरनेस दे सकें, अच्छी तरह अवेयरनेस दें, सेफ्टी अवेयरनेस दें, उसके इलेक्ट्रिक ESR के पूरे ट्रेनिंग करवाएं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स की खासतौर पर लाइफ लाइन की ट्रेनिंग करवाएं उसको, और उसको आर फ्लैश की अहमियत मालूम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आर फ्लैश की अहमियत जानता ही नहीं, वो घुस रहा हो एक्साइटमेंट में, अंदर जाके घुस जाए ब्रेकर के या ट्रांसफार्मर की बुशिंग के ऊपर बैठ के तस्वीरें ले रहा हो, ऐसा भी ना होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कौन सी चीज़ खतरनाक है। लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि जी आप इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि आप लाइफ के अंदर घुसना शुरू हो जाए। वो यूट्यूब की वीडियोस भी आप लोग, हाँ वो आप रेफरेंस सही दे रहे हैं, वो आप आधी देखते हैं ना, वो तो वो देखते हैं वो वर्कर चढ़े और उन्होंने काम किया, उससे पहले जो प्रिवेंशन कर रहे होते हैं वो भी देख लिया करें। एक एनालिसिस मैंने पढ़ा था, आई थिंक बड़े अच्छे राइटर थे, चाइनीज आर्टिकल राइटर थे, लिखा आईसी के अंदर उन्होंने पेपर था, कि उन्होंने बताया था कि इस तरह के कामों में यानी लाइफ लाइन वर्क में वो 90% सेफ्टी पे एक्सपेंड कर रहे होते हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट जो होती है ना लग रही होती है, 90% सेफ्टी की नहीं, और 10% फिर उस वर्क के लिए लग रही होती है। हाँ, ग्राउंडिंग का उसे मालूम होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने, ये सही पॉइंट आपने करा। हमारे हमें हमारे डिटेल कोर्स में हमने ग्राउंडिंग टेक्निक्स भी इसके अंदर डिस्कस की हैं, वेबिनार का प्रोटोकॉल में ये एडिट नहीं थी, लेकिन अगेन हम यानी ये बात आपने हमें बता दी, ग्राउंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सही है, मैं शामिल है, ये मैंने कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया था। जो चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज, लोकल वेंडर मौजूद होते हैं, हर एरिया के अंदर लोकल वेंडर मौजूद है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो आपको टोटल कोट कर देंगे कि एट डोर डिलीवरी चार्जेस तक वो ऐड करके देंगे आपको। सॉफ्टवेयर तो ज़्यादा फ्री है इसके, लेकिन अगेन जो मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, जो मैंने इक्विपमेंट यूज़ किया उसमें फ्री था। बाकी कंपनीज का मुझे ये लगता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर का फ़ायदा नहीं है जब तक कि आपके पास थर्मोग्राम्स नहीं होंगे। थर्मोग्राम आपको हासिल करने पड़ेंगे कैमरा के थ्रू। नहीं, हम आपको थर्मोग्राम नहीं दे सकते। थर्मोग्राम वैसे सॉफ्टवेयर के अंदर अपने अंदर 3 या 4 थर्मोग्राम मौजूद हैं मेरे जहाँ तक ख्याल है, लेकिन अगेन वो सिर्फ बेसिक नॉलेज देते हैं आपको। आपको रियल टाइम थर्मोग्राम वो आपके पास होना ज़रूरी है। ये भी मेरी जो लास्ट वर्किंग है वो मैंने इसके अंदर डाली है, ज़रा सी आल्टर करके, मैं एक्चुअल तो आपको दे नहीं सकता, क्योंकि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का अपना वेयर हाउस मैनेजमेंट है,
तो ये देखा जाए तो व्हीकल वाला कॉस्ट हमने रिटर्न में डाले हैं, और ये व्हीकल पहले ही मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहे होते हैं या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से किसी व्हीकल को यूज़ कर रहे होते हैं। एक तरह से ये सेविंग्स ही होती है हमारी। इंटेलिजेंट कॉस्ट एस्टिमेटर होना है कंपनी के लिए ब्लेसिंग होती है। याद रखें, अच्छी कंपनी चलानी है, अच्छी प्रैक्टिस रखनी है मेंटेनेंस की, तो अच्छा कॉस्ट एस्टिमेटर रखें। टेंडरिंग इंजीनियर को भी आप इस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कोई सवाल है जी? क्वेश्चन आंसर सेशन मैंने नहीं रखा है, क्योंकि मैं दरमियान में सवाल पूछता जा रहा हूँ, आप सवाल पूछते जा रहे हैं, मैं जवाब देता जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मुझे सॉफ्टवेयर की तरफ जाना है। हम वेबिनार के अंदर प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर भी दिखा देंगे आपको, किस तरीके से हम वर्किंग करते हैं, और रिपोर्ट कंपाइलेशन जो है वो किस तरह से करते हैं हम दिखा देंगे। आप ब्रेक ले सकते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, कोई सवाल है तो अपना माइक ओपन करें और मुझसे पूछें। चलें। हाँ, आप मुझसे बाद में भी रब्ता कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिख देता हूँ, हमारी ईमेल आईडी, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं लिख रहा हूँ। ये हमारी ईमेल आईडी है इनफाक के नाम से, और हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपने सवाल कर सकते हैं। डिटेल अपने अपने प्लांट को या अपनी यूटिलिटी को भी हमसे डिस्कस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द कैमरा सिलेक्शन वो भी आप हमसे कर सकते हैं, हम आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई मनी चार्ज नहीं करते, पैसा चार्ज नहीं करते इसके लिए। जी जी, सही है। कोर्स के यानी वेबिनार के एंड के ऊपर हम आपको एक प्रेजेंटेशन भी देंगे, और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। हम आपको ये ये हमारा एक बुकलेट है, वेबिनार का बुकलेट है। अब इसके अंदर ये आधा आ रहा होगा आपके पास। हाँ, ये हमारा एक वेबिनार का बुकलेट है। इसके अंदर हमने पूरी की पूरी, हमारा असूल ये है कि हम हर चीज़ को कोशिश करते हैं कि मुकम्मल करके दें आपको। ये सॉफ्टवेयर का लिंक भी दे देंगे, और जो जो रजिस्टर्ड है हमारे पास, आप लोग गालिबन रजिस्टर्ड हैं। बाद में यूट्यूब पे चढ़ेगा तो बाकी इंजीनियर्स भी मांगेंगे हमसे, वो हमसे मैंने ईमेल आईडी दे दी है, वहाँ से रब्ता करें और हमसे ये बुकलेट भी ले लें। हमने इस बुकलेट में ये सारी की सारी टेक्निक जो हमने आपको साथ डिस्कस की हैं हमने बता दी हैं। इसके अंदर कंटेंट भी मौजूद है, सारा का सारा लिखा आया है, सारी थ्योरी दे दी है। मज़ीद अगर आप डिस्कस करना चाहें तो 11 पेज का शॉर्ट बुकलेट है। सॉफ्टवेयर बुकलेट हम आपको नहीं देते, सॉफ्टवेयर बुकलेट हम कोर्स के अटेंडीज़ को देते हैं। हमारा अराउंड 2 मैनुअल्स हैं इसके, एक थ्योरी मैनुअल है, दूसरा हमारा प्रोजेक्ट मैनुअल प्लस सॉफ्टवेयर मैनुअल है। प्रोजेक्ट प्लस सॉफ्टवेयर मैनुअल हम अपने अटेंडीज़ को देते हैं। जी जी बिल्कुल, एनी टाइम, एनी टाइम। थैंक यू। After 10 minutes, we will return, and inshallah ta'ala, we try to execute some project on some of the thermograms which we received recently. We, after the permission of the from the client, use these all images for the training purpose, only for the training purpose. Values हमने change कर दी हैं उसमें। जी शुक्रिया। After 10 minutes, we will resume. Thank you. हम 3 डेटा को प्रोसेस करेंगे, 3 थर्मोग्राम को प्रोसेस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं पहला थर्मोग्राम ओपन कर लेता हूँ, तो मैंने ट्रेनिंग पर्पस के लिए सिलेक्ट किया है। लेट सपोज ये मैंने ट्रेनिंग 1 के नाम से सेव किया हुआ, मैंने इसको ओपन कर दिया। ये मेरे पास एक पोल का मैंने लिया हुआ है। अब मैं इसको किस तरह एनालाइज करूँगा। इस टॉपिक के अंदर एक ये आपका IS2 विंडो खुल गई, यानी आपका ये जो भी थर्मोग्राम था इसकी ओपन हो गई विंडो IS2 इमेज। इसको डबल क्लिक करेंगे तो एक और नई विंडो खुल जाएगी आपके पास। उस डबल क्लिक करने के बाद जो नई विंडो खुल रही है उसी में सारा काम आप कर रहे हैं। तो
इस इमेज को मैं डबल क्लिक करूँगा, मेरे सामने ये इमेज आ जाएगा। सिंपल मैं वर्किंग पर जाऊँगा जिस तरह से मैं काम करता हूँ, सही है ना। मेरे पास ये मुख्तलिफ कलर सेटिंग्स हैं, इन कलर सेटिंग के मुताबिक मैं अपने इमेज को देख सकता हूँ, सही है ना। हाई कॉन्ट्रास्ट देखना चाहूँ तो हाई कॉन्ट्रास्ट देख लूँ इसको, हॉट मेटल देखना चाहूँ तो हॉट मेटल देख लूँ। वैसे जनरेशन साइड या प्लांट साइड पे मैं हॉट मेटल रिकमेंड करता हूँ। यूटिलिटी साइड है तो मैं इसके अंदर सिंपल ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड जनरल है, वैसे आप हर जगह के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना एनालिसिस देंगे सेवरिटी के मुताबिक देखते हुए कि यार ये इधर ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, स्लाइट प्रॉब्लम है, मॉडरेट है, सीवियर एक्सट्रीम, जो भी है आप देखेंगे। फिर यहाँ से हमने अपनी शेप सेलेक्ट करनी, जिससे शेप की मदद से हम लोग इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कंपैरेटिव एनालिसिस करूँगा, यानी रेड फेस के कनेक्शन के साथ कनेक्शन पॉइंट के ऊपर होगा ये एनालिसिस। कनेक्शन पॉइंट से हम डेल्टा टी निकालेंगे, वेरिएंट निकालेंगे। अगर 4 से कम होगा तो हम सिंपल इसको मॉडरेट कर देंगे। इवन हम यहाँ पे पॉइंट अपने क्लाइंट के मुताबिक 7 से 8, 8 से कम पे भी रख सकते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड हमें 15 के बाद या 10 के बाद हमें सेवरिटी को शो करने का कहता है। तो जो मैंने अभी टेबल आपको दिखाया था, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा 2 पॉइंट। मैंने पॉइंट दिए 60.2, 58.1, यानी इनके दरमियान बहुत ज़्यादा कम डिफरेंस है, 4 से कम डिफरेंस है। मैक्सिमम को आपको कंसीडर करना है, मिनिमम और एवरेज को छोड़ दीजिएगा, मैक्सिमम को कंसीडर कीजिएगा। यहाँ जाए मार्कर डेटा में, ये दोनों पॉइंट आ गए आपके पास, जो आपने पॉइंट वहाँ प्लॉट किए हैं वो पॉइंट आपके पास आ चुके हैं। इनमें भी मैक्सिमम आपको देखना है, A1 58.1 और A0 60.2। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ देखना चाहूँ तो यहाँ ग्राफ में जाऊँगा। मेरी यकीनी तौर पर पिक्चर 3D है तो मैं लाइन वाइन में नहीं देखूंगा, इसको मैं 3D में देखूंगा। 3D में देखूंगा ये तो बनना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर इसके मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम ग्राफ तीनों के तीनों यहाँ पे शो हो रहे होंगे। मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, ज़रा सा बनने में टाइम लगता है। ये आपके सामने आ गया 3D इमेज। यहाँ पे मिनिमम जो है वो भी शो हो रहा है 6.2, आई थिंक 11.7, और मैक्सिमम भी शो हो रहा है जो अराउंड 60.2 है, 58.1, और मुख्तलिफ टेम्परेचर लेवल के ऊपर ये शो हो रहा होता है। 3D टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर है फिलहाल। अब अगर यहाँ पे मैं अपना स्टेटमेंट देना चाहूँ, मैं अपना स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि भाई यहाँ पर मैंने कोई प्रॉब्लम फाउंड नहीं की है। अगेन यहाँ पे ये ऑपरेटर की एक्सपर्टीज़ है, लेकिन ऑपरेटर को भी बेस करता है, ऑपरेटर भी बात कर रहा होता है किसी ना किसी को, क्या नाम है, डेटा के ऊपर। तो डेटा जो मैंने आपको दिखाया था टेबल वाला, वो डेटा मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मैं उसको खोल भी लेता हूँ। जी जी, मैं अभी तीनों पेजेस का करूँगा। अभी मैंने सिर्फ एक पेज का अपना स्टेटमेंट दिया है, सही है ना। मैं बिल्कुल स्क्रैच से बता रहा हूँ, फिर आगे जाके आप इसको चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर। आप जब हल्के हल्के प्रैक्टिस कीजिएगा, जब आपको एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाएं तो आप इसके अंदर जो चेंजेस करनी है कर लीजिएगा, अपने मुताबिक रिपोर्ट कंपाइल कीजिएगा। लेकिन अगेन रिपोर्ट का असूल वही है कि ना वो आसान से आसान तर होनी चाहिए, सही है ना। ये मार्जिन 4 तक जाता है, 4 के बाद तीसरी प्रायोरिटी शुरू होती है, जो मैंने बताया था 3-2-1। ये 3-2-1 जो है ना, ये ख़तरनाक है, जैसे मैंने पहले बताया था। दोबारा अपने ग्राफ की तरफ चलता हूँ। अब ये मैं लेट सपोज ये सर्कल से ले लिया मैंने, सर्कल से इसको मैंने राउंड अप कर लिया 56.1, और फिर यहाँ से अब ज़रा सा इसको अगर मूव करना है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से नीचे की तरफ आ गया है, तो ये सिलेक्ट मार्कर का ऑप्शन लीजिए और इसको ऊपर ले जाइए। देखें, परफेक्ट होना चाहिए, नियर टू परफेक्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है। कनेक्शन पॉइंट यहाँ पर भी डिफरेंस जो है 56.6, 57.7 बहुत ज़्यादा कम है, यानी 3 से तो कम ही है। जो 3 नंबर डेल्टा टी का दिया हुआ है उससे कम है। तो अगेन हम यहाँ पर जो है ना, इसको नो प्रॉब्लम फाउंड ही रखेंगे। अब रेड और येलो फेस का हमें क्लियर हो गया। अब हम चाहते हैं ब्लू फेस के ऊपर। अगर आप चाहें इसके पीछे कौन सी असली पिक्चर है देखना चाहते हैं, तो आप ये फुल इंफ्रारेड को
पीछे की तरफ लेते जाएंगे, यहाँ ये कर्सर को घुमाते रहेंगे। इसके अंदर दूसरा पॉइंट फुल विजिबल है जो मेरे ख्याल से स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, तो आपके सामने ओरिजिनल पिक्चर आ जाएगी। अब हम तीसरा पॉइंट लेते हैं। सर्कुलर या रेक्टेंगल ही सिलेक्ट किया करें, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगते हैं। इनके अंदर एरिया ज़्यादा कवर हो जाता है, थोड़ा बहुत विसिनिटी एरिया भी कवर होना चाहिए। अगेन ये 3 से या 4 से कम है, इस वजह से ये तीनों फेजेस के ऊपर मैंने किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं पाई है। तो मैं यहाँ पर इसको ओके डिक्लेयर करता हूँ। अब मैं इसकी लेबलिंग करूँगा, यानी मैं अपनी इमेज अपने रिमार्क्स दूंगा इसके ऊपर। अच्छा, अगर आप चाहें तो इस इमेज को आप मूव भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो अक्सर सर्वेयर जो होते हैं वो इमेजेस आपको इन्वर्टेड भेज देते हैं, तो आप या ऐसे भेज देते हैं जो आपके मुताबिक नहीं होते, तो आप इसको प्रोसेस भी कर सकते हैं यहाँ से। इस इमेज को डबल क्लिक करें या इधर राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अलग विंडो खुल जाएगी, इसकी असली पिक्चर आ जाएगी आपके सामने। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करके ओरिजिनल पिक्चर जो है, जो साइड की पिक्चर है वो आ जाया करेगी आपके सामने। अब जब मैंने बोल दिया कि इसके अंदर कोई भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं अच्छा यहाँ पे इमिसिविटी भी इंपॉर्टेंस रखती है। अब 0.95 है, सही है ना। हम अपनी इमिसिविटी यानी मेटल की जो रिफ्लेक्शन है उसको अपने मुताबिक, अगर मेटल का मेक हमें मालूम है, जो भी कंडक्टर लगा हुआ है उसको अपने मुताबिक कर सकते हैं। अब 0.95 है, इट्स ओके। दिखाने के नीचे ये जैसे 0.96 करा तो मैंने, आप देख सकते हैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर इसकी इमिसिविटी को लेट्स सपोज 0.74 करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़र्क पड़ा। सही है ना। लेकिन इसके लिए आपको कंडक्टर का मेक मालूम होना ज़रूरी है, जिस कंडक्टर पे आप काम कर रहे हैं। ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से ना कीजिएगा। और लेट्स सपोज जैसा मैं भूल गया या यहाँ पे मुझे मालूम नहीं था कौन सा था, तो मुझे नंबर मालूम था 0.95, वो मैं कर दूँगा। जैसे एंटर करूँगा ये दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। 95% इमिसिविटी मिल जाएगी मुझे यहाँ पर। कोल्ड पॉइंट देखना चाहता हूँ, यानी इस पूरे स्नैप के अंदर सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट कौन सा है, कोल्ड कर्सर ऑन कर दूंगा। या क्या मेरे पास कोल्डेस्ट पॉइंट सेंटर बॉक्स, यानी मैं जिस भी एरिया को स्टडी करना चाहता हूँ सेंटर बॉक्स में ले सकता हूँ। हॉट यानी हॉटेस्ट पॉइंट कौन सा है, अब यहाँ पे आ रहा है ऐसे हॉटेस्ट पॉइंट आई थिंक 66 आ रहा है। वो यहाँ से भी दिख सकता है मार्केट डेटा से आपको। ये रहा हॉट पॉइंट 66.2, यानी इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे हॉटेस्ट पॉइंट 66.2 है डिग्री फ़ारेनहाइट। बैकग्राउंड टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर आपने ये लिया हुआ है, इसे आप एम्बिएंट टेम्परेचर कह रहे हैं, इसको आप अपने मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपकी वर्किंग हो गई, मेन वर्किंग। अब इसके ऊपर है ना एक्सपर्टीज आपकी आती है। अब आपकी एक्सपर्टीज आएंगी, मेन चीज़ है आपकी एक्सपर्टीज। आप गए, आपने ये भी देख लिया कि भाई मेरा ग्राफ क्या है, अगर कोई फोटो नोट्स देने आईआर के ऊपर तो वो भी दे दें आप, आपकी मर्जी है। ग्राफ मैं आपको सजेस्ट करूंगा 3D रखा करें, क्योंकि आपका स्नैप आमतौर पर 3D होता है। सॉफ्टवेयर ज़रा सा हैवी होता है, तो ज़रा सा एहतियात क्या करें, उसको बार बार दबाएं नहीं, बार बार चेंज ना करें उसके टैब, कोशिश करें उसको प्रोसेस करने दें। फुल फ्रेम में आप अपना फोटो नोट देख सकते हैं, जिस फोटो के ऊपर आपने ये सारा, जिस फोटो का ये थर्मोग्राम है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम जाते हैं एनोटेशन के ऊपर, कोई बात बात करनी है, यानी साउंड मैसेज देना है तो आप दे सकते हैं, वो मुझे नहीं देना है। या कोई और मैसेज देना है, लिखना है, वो मैं नहीं देना चाहता हूँ। रेफरेंस इमेज मेरे पास आया हुआ है। कमेंट, मेरा कमेंट क्या है, मेरा इमेज का हेडर क्या होगा यहाँ पर। जैसे जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसका नाम आएगा यहाँ पर। मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रेनिंग वेबिनार प्रोजेक्ट। अब मेरे कमेंट्स हैं यहाँ पर, ये ऑपरेटर की एक्सपर्टीज होती हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि नो प्रॉब्लम फाउंड ऑन ऑल phases this structure, or let's suppose whatever it is OHL or or this structure is recommended to go for annual preventive or whatever
पीरियडिक तो वो डिसाइड करेंगे ना मेंटेनेंस का, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। मैंने यहाँ पे एनुअल रख लिया, जो मेरे पास राइट है तरीकेकार, एनुअल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। और बस, और मैं इसको ओके कर दूंगा, यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। ये मेरी यहाँ पर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई। इसको ओके करने के बाद अब मैं जाऊंगा रिपोर्ट के ऊपर। मेन चीज़ तो रिपोर्ट है, तो सबसे पहले रिपोर्ट सेटिंग करूंगा मैं। रिपोर्ट सेटिंग में मुझे वो डेटा डालना है जो कि मैं रिपोर्ट में कंपाइल करना चाहता हूँ। ये रिपोर्ट मेरी वर्ड के अंदर होगी, तो बाद में आप लोग अपनी कंपनीज के लोगो वगैरह जो भी है वो डाल सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने पहले से एक बनाया हुआ है कि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग पर्पस रिपोर्ट बना रहा हूँ। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। रिपोर्ट टाइटल में आमतौर पर प्रोजेक्ट का टाइटल आता है। रिपोर्ट का सब टाइटल में आमतौर पर एग्जीक्यूटर का नाम आता है, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस डेटा प्रोसेसिंग। कंपनी का नाम आएगा यहाँ पर, फिर कंपनी की कॉन्टैक्ट इन्फो आएगा, क्लाइंट का नाम आएगा, यहाँ पे मैंने पार्टिसिपेंट लिखा है, और क्लाइंट की कॉन्टैक्ट इन्फो ऑनलाइन लिखी है। लोगो अगर कोई है तो वो लोगो आप डाल सकते हैं यहाँ से ब्राउज करके। टाइटल पेज में कोई इमेज डालना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। मैं नहीं डालना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने नहीं डाला है। लेआउट में जाऊँगा, जो जो डेटा देखना चाहते हैं वो सारा डेटा डालते हैं। पैलेट आपने ब्लू ग्रीन, ये ब्लू रेड आई थिंक सेलेक्ट किया, रेड ब्लू सेलेक्ट किया हुआ, तो वो आप ले आए यहाँ पर। फोटो नोट्स वगैरह अगर डालना चाहते हैं, सारा ग्राफ कौन सा डालना चाहते हैं, 3D ये सारा डेटा मैंने नहीं दिया था, इस वजह से मैंने नहीं डाला। मार्केट टेबल का जो डेटा था, जो आपने देखा था, वो आप डालना चाहें यहाँ डाल सकते हैं। अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, कलर वलर आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, समरी दे सकते हैं आप अपनी। जो भी है, आमतौर पे ये क्या होता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स के अंदर है ना, हम आखिर में देते हैं सारी कंपाइल करके, सारे थर्मोग्राम कंपाइल करके आखिरी रिपोर्ट जब बनाते हैं ना, उसके अंदर समरी दे देते हैं कि भाई हमने 12 एनालाइज किए, 2 एनालाइज किए, 3 एनालाइज किए, और इसके अंदर हमने इतनों को पाया, इतनों को नहीं पाया। इसको जब ये हो जाए तो यहाँ से जाके इसको हो जाए सारी सेटिंग, जो जो डेटा आपको रिक्वायर्ड है वो आपने लिख दिया यहाँ पर, तो फिर से इसको ओके कर दो। उसके बाद जाके आप यहाँ पर रिपोर्ट को क्लिक करें, क्विक रिपोर्ट। आपके सामने वो रिपोर्ट वर्ड फॉर्मेट में कंपाइल होना शुरू हो जाएगी, साइड में इसकी प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट बन रही है, ज़रा सा टाइम लगाता है ये, तो इंतज़ार कर लीजिएगा थोड़ा सा। आपके सामने क्विक रिपोर्ट दे देगा। अगर हम बटन्स को दबाते हैं तो आमतौर पर मैंने महसूस किया है क्रैश हो जाता है। अगर लैपटॉप ज़रा हल्का हो तो इट इज़ सजेस्टेबल कि ज़रा सा वेट कर लें। वर्ड फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा, जो डेटा आपने मांगा है वो वर्ड में आ जाएगा, फिर उसको आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर लें। देखें ये डिटेल मैंने दी थी, ये आ गई, ये सारा का सारा आ गया है। मेरे पास ये थर्मोग्राम भी आ गया है, जो मैंने डिटेल दी थी। थर्मोग्राम का जो नाम था IS2 एक्सटेंशन के साथ, वो भी आ गया है। कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं मिली थी वो मैंने लिख दी, और जो मेरी रिकमेंडेशन है वो यहाँ पर आ गई। इसका 3D डायमेंशन ग्राफ यहाँ पर आ गया, और इसका मार्कर डेटा यहाँ पर आ गया मेरे पास। तो ये एक हमारी इमेज की है। अब मैं इस तरह ही एक दूसरा इमेज लेता हूँ, मैंने इसको सेव नहीं किया है। अगर आपने काम सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव का बटन है। अगर सेव नहीं करना चाहते हैं, जैसे मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मैं सुबह से इसी इमेज को यूज़ कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ उसके अंदर ये डेटा रहे, तो मैं इसको नो कर दूंगा। अब मैं दूसरे इमेज की तरफ जाऊंगा। इमेज नंबर 2 मैंने दिया, ये एक और विंडो मेरे पास आ गई है। सही है ना। अब ये इमेज नंबर 2, अच्छा इससे पहले, क्योंकि मैंने टेबल जो है ना अपना वो लिया हुआ है सेल्सियस में, और यहाँ मैं फ़ारेनहाइट में काम कर रहा हूँ, तो ज़रा सा कुछ और भी देख लें। ये इसके अंदर आप एडिट में जाएं, प्रेफरेंस में जाएं। अब जो भी आपका मेथड है इमेज का, शॉर्ट मेथड, वो आप भी चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज अपनी चेंज कर सकते हैं, इन्होंने मेरे ख्याल से ये लैंग्वेजेस दिए हुए हैं, अपने मुताबिक लैंग्वेज को चेंज कर लें। पता नहीं क्यों उर्दू और हिंदी नहीं दी हुई है, हालांकि ज़्यादातर यूज़र भी अब यहाँ पर आ रहे हैं। खैर, फिर आप अपना डिस्टेंस जो है वो भी अपना चेंज कर सकते हैं, मीटर में, IC के अंदर, फीट के अंदर, IEEE के अंदर, जो भी है। फिर टेम्परेचर यूनिट है आपका यहाँ पे, आप बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने फ़ारेनहाइट दिया हुआ, आप सेल्सियस कर लें, ये सेल्सियस से करना।
प्रिसिशन आपका यानी एक्यूरेसी आप जितनी रखना चाहते हैं वो रख लें यहाँ पर। फिर बाकी ये पॉइंट्स इनको देख लीजिएगा। रिपोर्ट्स के अंदर आप जाएं, आप अगर एम एस वर्ड रिपोर्ट, मैं तो एम एस वर्ड ही रिकमेंड करता हूँ। पीडीएफ के अंदर आप कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकते ना, तो क्योंकि एम एस वर्ड में मुझे बाद में अपनी कंपनी का लोगो भी लगाना पड़ता है। अपनी मजीद कोई डिटेल एक्सपर्ट राय देना चाहता हूँ जो मैं समरी में देना नहीं चाहता था, मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ये है सारा का सारा, ये फायर स्केचिंग वगैरह है। सिक्योरिटी के अंदर अगर वो जो आप रख रहे हैं ना, वो यहाँ पे टेम्परेचर ये वाली सेटिंग भी रख सकते हैं यहाँ पर। मैं नहीं रख रहा। ओके कर, अच्छा जी दोबारा चलते हैं। अब ये इसको डबल क्लिक किया मैंने, डबल क्लिक करके ये दोबारा इमेज आ गया मेरे पास। अब मैंने यहाँ पे ये सर्कुलर लिया, सर्किल लेके मैंने पहले ये पॉइंट, रेड फेस टू रेड फेस कनेक्शन पॉइंट, कोई से भी एक लेने, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। 26.62 23.35 के अराउंड, 3 4 के अंदर ही है। तो अब ये मेरे नहीं, और ये सेल्सियस में आ रहा है, पहले देखें फ़ारेनहाइट में आ रहा था। ये ले लिया आपने, 26 आ रहा है ये, और ये देखते हैं कितना आ रहा है, 26.29 ये आ रहा है ये भी। यहाँ देखने में मसला हो तो मार्केट डेटा में चले जाया करें, वो आगे ख़राब हो जाएंगे, अंदर घुस घुस के देखेंगे। A0 A1 रेड फेस के हो गए, दूसरा फेज अगर येलो फेज है A2 A3 उसके हो गए। अब चौथा फेज देख रहे हैं, ये चौथा फेज आ गया A4 26, और ये पांचवा फेज B 26.37। ए फेज 36 दिखा रहा है। डिलीट भी कर सकते हैं आप मार्कर सेलेक्ट करके। सही है ना, इसके अंदर मुझे डाउट था, तो सही है। 26 पॉइंट और 26.37 यानी 4 से कम ही है। अगेन सबको मैंने नो प्रॉब्लम फाउंड कर दिया। पिक्चर इन पिक्चर देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं ओरिजिनल पिक्चर, ओरिजिनल अपना स्नैप जैसे मैंने बताया था, फुल विजिबल कर दीजिए इसको, फुल विजिबल में आप देख लेंगे। इसी तरीके से दोबारा अपना डेटा लेता हूँ। ऑपरेटर सेटिस्फाई होता है तो ऑपरेटर ही असल में जवाब दे। या जैसे यहाँ इस केस में ऑपरेटर मैं ही था, प्रोजेक्ट मैनेजर, तो मैं सेटिस्फाई था, मैं ही इसको स्टडी करता था, मैं ही उन्हें बताता था ये सारी चीज़ें, तो मुझे क्लियर होना चाहिए ना। बहुत आसान टेक्निक है, बहुत आसान। सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा आसान है, यूज़र फ्रेंडली है। IS2 आपको इमेज मिल गया, सारा काम आसान हो गया। वो हॉट कर्सर है 36.97, यानी हॉटेस्ट पॉइंट इसके अंदर 36.97 डिग्री सेल्सियस है, जिससे मैं परेशान हो गया था। अनोटेशन देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना चाहते हैं छोड़ दें, बाकी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फिर यहाँ पे रेफरेंस इमेज मेरे पास मौजूद है। ये यहाँ डिस्क्रिप्शन में से इमेज की जगह आप बता सकते हैं जिस जगह पे लगा हुआ है ये। कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अगेन वही इस तरह टाइटल हमने दिया था, ट्रेनिंग, क्या ज़्यादा बेहतर है इसको थर्मोग्राफी वेबिनार कर लें, थर्मोग्राफी वेबिनार ऑनलाइन। फिर MH कमेंट्स, अगेन नो प्रॉब्लम फाउंड, recommend for annual preventive maintenance। अक्सर लोग मुझे बोलते हैं, अक्सर इंजीनियर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई इसके अंदर आप लिख देना कि भाई किसी भी किस्म की मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, तो ये गलत तरीक़ाकार है। आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक अच्छी प्रैक्टिस है, प्रेडिक्टिव उसकी हेल्पफुल है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्रेडिक्टिव यहाँ पे काम आ रही होगी, और कोई काम थोड़ी आ रहा होगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो करवानी करवानी है, हर साल के एंड में आपको अपने तमाम एलिमेंट की, तमाम इक्विपमेंट की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवानी है। इस टेक्निक के आने से कहीं ये ना समझे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस खत्म हो गई। मैंने शुरू में आपको याद होगा मैंने बोला था करेक्टिव मेंटेनेंस की नीड कम हो जाती है। मैंने कहीं ये नहीं बोला कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिक्वायर्ड ही नहीं होगी, और करेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर भी बी रियलिस्टिक, कम होती है, वो इलिमिनेट नहीं होती है। अगेन आपने ये अप्लाई किया, ओके किया, अच्छा इसके अंदर आपने वो ग्राफ बना लिया है, ग्राफ बना लें, 3D IR बना लें, हिस्टोग्राफ भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
मैं 3D IR प्रेफर करता हूँ। मेरा आ गया ग्राफ, लाइक कर दिया मैंने इसको। ज़रा सा ये हैंग हो रहा है मेरा। आ, अच्छा, मैं आपके सवालात याद सुन, आप लिख तो नहीं रहे सवालात? मेहरबानी, मैंने आपको बताया था मेरा स्क्रीन पे नज़र नहीं है इस वक्त। तो जो सवाल करना है काइंडली ना माइक ऑन करके करें। अच्छा, ये हॉट पॉइंट। हाँ, नहीं, हॉट पॉइंट का असल में जरूरत नहीं है ना। ये हॉट पॉइंट जो है ना मेरे फेजेस का हिस्सा नहीं है। अगर फेजेस में हॉट स्पॉट आएगा ना तो ये अलार्मिंग है मेरे लिए। जैसे एक जगह पे 20 आ गया, दूसरी जगह पे मेरे पास 45 आ गया टेम्परेचर, तो यहाँ डिफरेंस आ गया 25 का। अब देखें, एक स्ट्रक्चर में बहुत सारे हॉट पॉइंट होते हैं, लेकिन वो हॉट पॉइंट उस वक्त काम हमारे लिए वैल्यूएबल हैं जब वो हमारी लाइन के ऊपर आ रहे होते हैं, वरना हम क्यों उसको यूज़ करें। सॉरी। जी जी, इस तरह तो फिर कोल्ड पॉइंट भी बन जाएगा। हाँ। हम्म। हाँ, नहीं, चेंज कर सकते हैं आप। ब्लू ग्रीन में मेरी सिलेक्शन है, ब्लू रेड वैसे मैं प्रेफर ये करता हूँ। लेकिन मैंने जैसे बताया प्लांट के अंदर आप हॉट मेटल कर लें, मना नहीं है। मैंने कोई मना नहीं किया है आपको। रिकमेंडेशन मैंने दे दी है कि हमारे यूटिलिटी में हम ये यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रखेंगे आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। रूटीन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के मुताबिक ये वैल्यूज़ रखी हुई हैं। नहीं, मैं हाँ, ये एक चीज़ और क्लियर करना ना। आप बोल रहे हैं ना वो जो भी अपना स्टील का ये बोल रहे हैं मिलता है, तो मुझे उसकी थर्मोग्राफी इमेज भेज दीजिएगा, मैं उसको प्रोसेस करके दे दूंगा आपको। नहीं, उसका स्नैप को मैं किस तरह IS2 में कन्वर्ट करूंगा? मुझे इसका थर्मोग्राफी इमेज चाहिए ना, थर्मोग्राम चाहिए इन शॉर्ट। वो आम कैमरा से थोड़ी होता है। हाँ, कुछ एप्लीकेशन मौजूद हैं ऑनलाइन जिसमें आप थर्मोग्राम को आम कैमरा की पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आम पिक्चर को आप थर्मोग्राम में नहीं कन्वर्ट कर सकते। जी जी। ऐसे ही थोड़ी ये कैमरा इतना अलग है दूसरे कैमरा से। या वो कैमरा हर हालत में चाहिए, आम पिक्चर को आप प्रोसेस नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता भी हूँ, एक आम पिक्चर को मैं प्रोसेस करके दिखाता हूँ, देखें क्या होता है। पहले मैं इसको अप्लाई करके इसको सेव कर दूँ। इसके अंदर एक आईएसओ डेटा होता है, वो आईएसओ डेटा नहीं होता आम पिक्चर के अंदर। अगेन मैंने रिपोर्ट सेटिंग, अगर कोई तब्दीली करनी है, समरी उमरा जो भी है टाइटल, अभी तो मैं नहीं कर रहा कोई भी, तो इसको मैं डायरेक्ट पब्लिश कर लेता हूँ। पहले ये हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ आम पिक्चर में क्या मसला था। मैंने कुछ रखी है आम पिक्चर, मेरे ख्याल से है मेरे पास मेरे डेटा के अंदर। कुछ पिक्चर आपको दिख रही है IS2 की तरह होती हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारा डेटा मिस होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो डेटा जो मेन डेटा ये प्रोसेस कर रहा है ना वही मिस होता है। ये समरी देखें, यहाँ खाली पेज पड़ा है, वहाँ नहीं दी थी ना, यहाँ पे आप अलग से पूरी समरी अपनी बना दें, रिकमेंडेशन वगैरह जो भी हो। अब मैं ना अगेन इसको ना बगैर सेव किए हुए बंद करता हूँ, और मैं एक इमेज खोलने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास है शायद, मैं देखता हूँ। हाँ, ये जैसे ये वाला इमेज है, ये मैंने कहीं से लिया था। अब इसके अंदर शायद मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो देखिए क्या इशू करता है ये मेरे साथ ना। हम कोई प्री प्लान्ड चीज़ें नहीं रखते ना, हमारे पास जो डेटा आता है, अगर आपको काम आता है तो जो डेटा आएगा आप प्रोसेस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से जहाँ पे एक होते हैं। अब देखिए मैं डबल क्लिक करता हूँ ना, ये मुझे बोल देगा कि इसका आइसो रेडियोमेट्रिक डेटा नहीं है आपके पास, क्योंकि सारा प्रोसेसिंग तो आपकी जो डेटा पे हो रही है ना वो थर्मल डेटा के ऊपर, वो इसका थर्मल डेटा मिस। देखें बिल्कुल लग रहा है ये IS2 इमेज की तरह, लेकिन इसका रेडियोमेट्रिक डेटा नहीं है, तो आप कोई प्रोसेसिंग नहीं कर सकते इसको, ना इसको एडिट कर सकते हैं। और आमतौर पर अगर किसी कुछ कैमराज ने अपने इमेजेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हुई हैं कि उस कैमरा की पिक्चर दूसरा कोई सॉफ्टवेयर
जो होता है ना वो प्रोसेस नहीं कर सकता, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर के अंदर उन्होंने थोड़ी बहुत परसेंट अपनी एरर डिफाइन किए हुए हैं, कैपेबिलिटी परसेंटेज एरर, इमिशन एरर डिफाइन किए हुए हैं अपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर। वो दूसरे कैमरास के इमेजेस को प्रोसेस करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, वो आमतौर पर ये एरर उस वक्त भी आएगा आपके पास। अब आखिरी तीसरा इमेज में दिखा देता हूँ आपको, जिसके बाद हम अपने दोबारा ये अपने कंक्लूजन के ऊपर जाएंगे। अब जैसे ये है हमारे पास एक स्ट्रक्चर, मैंने इसको डबल क्लिक किया, रैक में लगा हुआ एक हमारा इक्विपमेंट है, ट्रांसफार्मर ये बाहर है, बल्कि उसका स्ट्रक्चर है। अब मैं इसके अंदर पहले देखना क्या चाहता हूँ, वो मुझे, मैं इसके ये तीनों फेजेस को एनालाइज करना चाहता हूँ, इन साइड इस साइड के, और फिर इसी स्ट्रक्चर के अंदर लेट सपोज इसकी ये वाला पॉइंट और ये कनेक्शन, ये पॉइंट्स मुख्तलिफ। अच्छा यहाँ पर अब जैसे ये स्ट्रक्चर आया आपके सामने, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देने का मकसद है, अक्सर अगर सर्वेयर जो होता है ना उसको क्लियरली डिफाइन नहीं हो ना तो वो इस तरह के स्नैप्स भी खींच लेता है। अब ये स्नैप्स के अंदर एक प्रॉब्लम ये है, जैसे मैं जो हूँ ना अभी इसके अंदर प्रॉब्लम मेरे लिए ये हो रही है कि ना मैं इसके अंदर कौन से इक्विपमेंट को यानी अपने नज़र के सामने रखूँ, किस इक्विपमेंट की मैं स्टडी कर रहा हूँ ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पे रैक भी है और फिर आप देख सकते हैं एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, सही है ना। अब ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम होती है जब आप है ना सही किस्म की ब्रीफिंग नहीं देते हैं अपने सर्वेयर को एट साइड के ऊपर। अब जैसे मैं यहाँ पर अपने लिए ये मेरे पास कनेक्शन पॉइंट दिए हुए हैं, मैं ये दो कनेक्शन पॉइंट दिए हुए हैं, तीसरा कनेक्शन पॉइंट हाइड हुआ है। इसी तरीके से ये तीन कनेक्शन पॉइंट दिए हुए हैं, इनको मैं आपस में कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन इनके नेक्स्ट कंपेरिजन पॉइंट मेरे पास नहीं है। इसी तरीके से ये प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड जो भी है इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, वैसे सेकेंडरी साइड है क्योंकि आउट जा रही है, लेकिन इसकी प्राइमरी, इनको आपस में कंपेयर करूंगा ट्रांसफार्मर के, इनको आपस में, इनको प्राइमरी साइड से कंपेयर नहीं करूंगा, इनको सेकेंडरी साइड में आपस में कंपेयर करूंगा। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, 20.66, अब ये डेटा क्यों होगी आपस में कंबाइन भी हो जाता है, ये भी 20, एक सेकेंड मार्क का डेटा में जाके देखा 26 पॉइंट है, और ये 23.3। इन दो फेजेस को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि तीसरे फेज के अंदर मसला ये हो रहा है कि अगेन यहाँ पे ज़रा सा मसला हुआ है ऑपरेटर के साथ, ऑपरेटर ने सॉरी सर्वेयर के साथ, कि उसने पिक्चर के अंदर जो तीसरा फेज था उसको लेके ही नहीं आया। तो अब जो मेरे पास टेम्परेचर आ रहा है वो डाउटफुल आ रहा है। अब अगर मैं बुक के मुताबिक चलूँ तो यहाँ पे तो मुझे रिकमेंडेशन देनी है यार फ़ौरन वो कराओ ये कराओ, लेकिन ये तरीक़ेकार गलत है। अब इसके अंदर मुझे कोई ना कोई तरीके से इसकी स्टडी करनी है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं या तो एक तरीके का ये दो फेजेस को ही कंपेयर करके भेज दूंगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल मेरे पास आप देख रहे थे, यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर आ रहा है, ये देखें 26.01, दूसरा 23.3, कि भाई ये इसके अंदर वही 4 से कम है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास ये 3 कनेक्शन है फेजेस के, लेकिन अगेन फिर वही मसला है। तो मैं यहाँ पर इस तरह की इमेज को ना मैं रिजेक्ट कर दूंगा, मैं अपने सर्वेयर को बोलूँगा यार भाई दोबारा जाओ साइट के ऊपर, सही तरीके से इमेज लेके आओ, और मैं मुझे फिर डिफाइन करूँगा कि इस रैक में से मुझे अगर ये 3 फेज देखने तो इन 3 फेज को फोकस करो, और अगर मुझे लेट सपोज इसका रिक्लोजर देखना है या ट्रांसफार्मर देखना है तो इसके सिर्फ ट्रांसफार्मर को तुम यानी फेज में लाओ, फोकल पॉइंट में लाओ, सही है ना, फोकल ऑफ विजन में लाओ, एफओवी में लाओ। ऐसे नहीं कि ना सारे के सारे पूरे स्ट्रक्चर का उठा के लिया है, फिर मैं कंपैरिजन कहाँ से करूंगा। कि ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी के तीनों फेजेस को आपस में कंपेयर करते हैं, प्राइमरी के तीनों फेजेस को आपस में कंपेयर करते हैं, वो है तरीका। और फिर कोई लूज पॉइंट होता है तो उसके अंदर हम बता देते हैं। अब इस तरह के इमेज के अंदर मेरे पास है ना
ये इशू आ रहा है तो मैंने इन सबको डिलीट करता हूँ। दूसरी टेक्निक मैं यूज़ कर सकता हूँ, हॉट पॉइंट मेथड। मैं गया यहाँ पे और इसको मैंने हॉट मेटल कर दिया। यहाँ पे देखें तमाम कनेक्शन पॉइंट तकरीबन एक ही तरीके से विजिबल हो रहे हैं। तो यानी मेरा जो इनिशियल एक्सपर्ट एक्सपर्ट अपनी है, यानी जो मेरी जो प्रोजेक्ट एक्सपर्टीज जो प्रोजेक्ट में सीखा हूँ मैं, उसके मुताबिक ये मेरे पास मैंने सही अंदाज़ा लगाया था कि ये दोनों के ऊपर सेम लोडिंग है, 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क है, तो वो कोई ख़ास बड़ा फ़र्क नहीं है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली आपको सिर्फ ये दिखाने का मकसद है कि ना अक्सर ऐसे स्नैप भी आ जाते हैं इनके ऊपर प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं होती है, स्नैप्स दोबारा लेने पड़ते हैं। और ये सब कब होता है, जब आपका ना जो सर्वेयर होता है वो ब्रीफली डिफाइन किया होता है आपने उसको कि आपको चाहिए क्या। आपने बोला जाओ और स्विच रैक की तस्वीर लेके आओ, स्विच रैक में कई बस बार होती है, वो धड़ा के पूरी स्विच रैक की तस्वीर ले आए, अब आप क्या करोगे उसके अंदर, बैठो सोचो। हाँ, अगर इसके अंदर स्विच रैक के अंदर आपको कुछ और देना देखना मकसद है, जैसे इन 3 फेजेस की मैं करना चाहता हूँ टेम्परेचर मेजरमेंट 21.7, 22.8, 22। यहाँ पे दूसरी मजबूरी आएगी सेफ डिस्टेंस की, जो मुझे वहाँ उन तीनों की करनी थी। अब देखें पूरे जैसे थर्मोग्राम में मेरे लिए वो 3 फेज ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है, अब मैं यहाँ पे लाता हूँ मेन चीज़। ये स्नैप एक तरीके से मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने सर्वेयर को नहीं बताया हुआ है कि भाई ये तुम्हें मुझे चाहिए क्या था, लेकिन यहाँ पे मैंने सर्वेयर को बताया हुआ था। लेकिन क्यों यहाँ पर मैं मेरा मकसद इस पूरे थर्मोग्राम में इस बाकी दूसरे इक्विपमेंट को देखना ही नहीं था, मेरा मकसद इन 3 नीचे लगे कनेक्शन को कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर ले जाना था। लेकिन मैं सर्वेयर को ये नहीं बोल सकता था कि वो सेफ डिस्टेंस डार्क फ्लैश बाउंड्री को वायलेट करता हुआ और स्विच रैक के बीच में जाके तस्वीर खींचे वहां पर। लाइव है सिस्टम, सिस्टम लाइव है। तो इस वजह से मैंने इस तरह का स्नैप ले लिया और बाकी 3 जो पॉइंट थे मेरे उनको मैंने कंपेयर कर लिया और मैंने बता दिया भाई अगेन जो तरीका है मेरा उसको मैं रिपीट नहीं करता हूँ, जैसे मैंने कमेंट वमेंट सारा बताया हुआ था, रिपोर्ट वगैरह बता सारा। हाँ देखिए स्विच रैक जो होता है वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो रहा होता है, मुख्तलिफ दूसरे इक्विपमेंट होते हैं जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ होते हैं। फिर वहाँ की ग्राउंडिंग ग्रिड के बारे में इंफॉर्मेशन आमतौर पे फील्ड स्टाफ को इतनी नहीं होती है, ग्राउंडिंग के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नहीं होती। अगेन मांगनी चाहिए, ज़रूरी है, और वर्क परमिट में वैसे ही मेंशन होना चाहिए। हाँ, फिर भी हो तो एहतियातन इस तरह के इक्विपमेंट को आप इस तरह से ही कैच करें। अब अगर मुझे इस साइड वाला करना है ना तो मैं इसको बोलूँगा एंगल चेंज करके बस यहाँ से तीनों कनेक्शन पॉइंट दे दो मुझे सिर्फ, क्योंकि कनेक्शन पॉइंट वो लूज पॉइंट होते हैं जहाँ पे इमिशन बढ़ जाती है, जहाँ पे हॉट स्पॉट अपीयर हो सकता है। थर्मोग्राफी यही तो डिटेक्ट कर रही होती है वीक पॉइंट, और वीक पॉइंट आप आपके लिए मजबूरी है जब आप कोई ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर रहे हैं, ब्रेकर कनेक्ट कर रहे हैं, आप कोई कॉन्टेक्टर कनेक्ट कर रहे हैं, कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं, रिएक्टर कनेक्ट कर रहे हैं, जनरेटर कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपको वीक पॉइंट देना जरूरी है। आप डायरेक्ट कोई रॉड ऐसी नहीं डाल सकते जहाँ पे सिर्फ आप क्लिप कर दें और वो सारा का सारा हो जाए मामला। क्लिप भी करेंगे तो वो भी तो वीक पॉइंट है। ऑयल वॉयल के लिए तो फिर अलग वो उसका वैसे रिफ्लेक्शन होती है बॉडी के ऊपर, लेकिन अगेन उसके लिए थर्मोग्राफी मैं तो रेकमेंड नहीं करता हूँ। उसके लिए तो डिफ्यूज गैस एनालिसिस एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, पार्शियल गैस पार्शियल डिस्चार्ज एनालिसिस सारे मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी है, इनको यूज़ करें। नहीं होती है पाकिस्तान में, जैसे मैंने बताया था ना आपको शुरू में, मैंने बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ। आप रेस्कॉन से रब्ता कर लें, ये करते हैं बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छा करते हैं। एनरपैक से रब्ता करें, बहुत लोकल कंपनीज भी हैं वो भी करती हैं, ट्रेनिंग भी गालिबन प्रोवाइड करते हैं इसके बाद। मैं नहीं करता diffuse gas analysis। और वाइब्रेशन एनालिसिस होता है, ट्विस्टिंग एनालिसिस कहते हैं, ये सारे के सारे इनके इक्विपमेंट अलग होते हैं, वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। वे हाँ सही कहा आपने, मोटर जनरेटर वो सारा हमारे ना डिटेल कोर्स के अंदर है। वेबिनार सिर्फ इंट्रो है जो हमने आपके सामने रखा है।
और कोई सवाल भी? अब हमने आपका काफ़ी टाइम ले लिया। सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया। कोई और सवाल करना है तो आप पूछ सकते हैं, डिटेल में पूछ सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर भी मैंने दिया हुआ है। जी, हम कोशिश करते हैं। इसके अंदर हमारे पास उस समय टाइम नहीं होता कि हम अपने पार्टिसिपेंट से प्रैक्टिस करा सकें, लेकिन मैंने आपको सॉफ्टवेयर दे दिया है और मैं आपको 3 से 4 इमेजेस भेजूंगा, ज़रा सी अल्टरेशन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके अंदर, और फिर मेरे साथ आप राब्ते में आ सकते हैं। इसकी कोई चार्जेस नहीं होते। हाँ, ट्रेनिंग के हमारे चार्जेस हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे ब्रोशर्स में। हमारे ब्रोशर शेयर कर देंगे आपके साथ डिटेल। केस स्टडीज़ हमारी तकरीबन 18 केस स्टडीज़ हैं, 18 से 20 केस स्टडीज़ हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स की, मुख्तलिफ यूटिलिटीज़ की। इस तरह कुछ आर्टिकल्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं, उसके अंदर कुछ केस सिनारियोज होते हैं जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे एक केस सिनारियो तो आपके सामने, 2 केस सिनारियो डिस्कस कर दिए ना हमने आपके सामने अभी लास्ट के अंदर, इतना और करते हैं। आप वेबसाइट पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएंगे। एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो जॉब क्रिएट करती है, और सबसे बड़ी इसके अंदर अच्छी बात यह है कि ना ये आपके ना जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेंटेनेंस की वो पूरी कर देती है। प्रिडिक्शन। जी जी। चले, सही है, सही है। भेज दीजिएगा आप मुझे अपने आई एस टी, लेकिन याद रखें वो डॉट आई एस टी के साथ रेडियो मैट्रिक डेटा भी होना चाहिए। मैं आपको ये स्मार्ट व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है फ्लूक की वेबसाइट के ऊपर। अगेन हम किसी कंपनी को मार्केट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको सही लगे तो आप ये वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, जो इमेजेस में भेजूंगा उसी पे चलेंगे, तो उसके ऊपर आप प्रोसेस कर लीजिएगा। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके लोकल ऑफिस मौजूद हैं, खासतौर पर गल्फ के अंदर मौजूद हैं, वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में भी मौजूद होंगे, वहाँ से भी आप रब्ता कर सकते हैं। जी जी। एनी अदर क्वेश्चन? ओके। हाँ नहीं, ये मैं आपको डिटेल बाद में दूंगा। मैंने बोला ना ये सेशन हमारा ना तो हमको अपना कोई कोर्स आपके साथ मार्केट करना चाहते हैं, इट इज़ अगेन प्रोफेशनलिज्म। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने वेबिनार के बारे में बात करना चाहते हैं। हमारे बाकी कोर्सेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके ग्रुप के अंदर शेयर करते रहते हैं, अपने पेज के ऊपर शेयर करते रहते हैं, आप वो देख सकते हैं। फिलहाल इससे टेक्निकल या इकोनॉमिकल कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी जी। इंशाल्लाह ताला अक्टूबर मिड के अंदर हम अनाउंस करेंगे अपना डिटेल कोर्सेज का। 8वां या 9वां बैच, मेरे ख्याल से 9वां बैच होगा, वो हम आपको इनवाइट करेंगे, जिसको आना डिटेल कोर्स के अंदर आने वाले। बुकलेट आपको सबके साथ शेयर कर दी जाएगी, प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, सॉफ्टवेयर लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। डोंट वरी अबाउट। थैंक यू। थैंक यू। आपके वक्त का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर बहुत जल्द मिलेंगे आपसे। आपके साथ आपके सवालों से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे आने वाली जो भी काविश हैं उनमें आप हमारा साथ देंगे। आप अपना वक्त दे के, सबसे कीमती चीज़ दुनिया में इंसान के पास वक्त होती है, वो आपने हमें दिया। हम ये सोचते थे कोरोना के दौर में हम थोड़ा काम की बर्डन कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी है। ये ट्रेंड देखा है, कोरोना चले इट्स ओके, अल्लाह ताला इसको ख़त्म करे जल्दी, लेकिन इसके अंदर हमने देखा है लोगों के अंदर लर्निंग जो थी, लर्निंग का जो लावा दबाव आता है, यानी लोग जो सीखना चाहते थे वो अचानक सामने आया हमारे लिए। कि लोगों ने इतना इंटरेस्ट शो किया लर्निंग के अंदर, और जब उन्हें एक अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम मिले, टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम मिले, तो वो अट्रैक्ट होते हैं उसमें। तो हमें अपना प्रोडक्ट आपके सामने रख के हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमें इतने ज़्यादा लर्निंग इंजीनियर्स हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं, वो रिटर्न में हमें बहुत कुछ दे रहे हैं। जैसे आप लोगों के सवाल से हमें बहुत कुछ और दूसरे एंगल से सोचने का मौका मिला। हम उस पर वर्क करेंगे, इसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। एट द एंड ऑफ द सेशन हम आपके साथ वेबिनार फीडबैक फॉर्म देंगे, बराए मेहरबानी उसके अंदर ना तो आप अपना नाम लिखें ना कुछ लिखें, सिर्फ और सिर्फ अपना, हमने वहाँ पे सिर्फ एक किया हुआ है बॉक्स, कमेंट बॉक्स,
और इम्प्रूवमेंट बॉक्स। उसके अंदर हमें सजेस्ट करें कि हम मज़ीद किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। हो सकता है हमारी कम्युनिकेशन में कोई इशू हो तो हमारी कम्युनिकेशन के लिए हमें सजेशन दीजिए। हमारे वेबिनार के अंदर जो मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर कोई इशू हो, कम है, ज़्यादा है, वो हमें बताइए ताकि अगले वेबिनार में इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। ये हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे जी, और आपके साथ शेयर कर देंगे। इसके अलावा भी इंशाल्लाह ताला चेन ऑफ वेबिनार है, चेन ऑफ वेबिनार है इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में। हर महीने हमने प्रोग्राम किया है, प्लान किया है कि एक एक वेबिनार मुख्तलिफ अपने टॉपिक्स को लेके हम आपके साथ शेयर करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस अपने शेयर करेंगे। हम मुकम्मल तौर पे नॉलेज बेस, लर्निंग बेस इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं आपके ज़रिए। हम यहाँ पे आपको कुछ सिखाने नहीं आए थे, हम सिर्फ बताने आए थे। हो सकता है आप हमसे बेहतर जानते हों, और गालिबन यकीनन आप हमसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन इस टूल को यूज़ करेंगे तो उस बेहतर जानने वाले डेटा को आप बहुत मज़ीद अच्छे तरीके से प्रोसेस कर पाएँ। थैंक यू। थैंक यू फॉर टाइम। अल्लाह हाफिज़।